एपिसोड नंबर 1061। ज़ोंगएओ का कल्टीवेशन भी मूल वापसी क्षेत्र में था, जो जरूरी नहीं कि हाल का लिन मू फैंग और अन्य लोगों से ऊंचा हो, लेकिन पिछले 100 वर्षों से वह हिंगलुओ वाणिज्य मंडल के लिए लगातार मुफ्त में गोलियां बना रहा था, जिससे उसे बड़ी संख्या में गोलियां बनाने का अवसर मिला और उसकी स्थिति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अध्यक्ष ओओ ने भी उस पर बहुत ध्यान दिया और हाल का तथा अन्य लोगों को आदेश दिया कि वे ज़ोंगएओ को वाणिज्य मंडल के एक बाहरी बुजुर्ग के रूप में माने और जरा सी भी उपेक्षा न करें। ये कहा जा सकता है कि वर्षापात तारा पर ज़ोंगएओ की स्थिति सबसे ऊंची थी। यही कारण था कि मूल वापसी क्षेत्र के ये मास्टर ज़ोंगएओ का सामना करते समय इतने सतर्क थे और जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये जानकर कि ज़ोंगएओ यहाँ गहनयन सूर्यमुखी जल छीनने आया है, उन्होंने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल ज़ोंगएओ से दया दिखाने की गुहार लगा सकते थे। उन तीनों ने बारी बारी से ज़ोंगएओ को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वे उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे तब भी ज़ोंगएओ डर से मज नहीं हुआ। अंत में ज़ोंगएओ इतना नाराज हुआ कि उसने जोर जोर से कोसना शुरू कर दिया, लेकिन हालिका और अन्य लोगों ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की, बस भद्दे भावों के साथ इसे सहन करते रहे। थोड़ी देर कोसने के बाद ज़ोंगएओ रुका और उन तीनों की ओर देखकर हंसा। यह मत सोचो कि इस वृद्ध मास्टर को नहीं पता कि तुम लोग यहाँ जो कुछ हुआ है उसे ग्रह तारा पर रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करोगे। कम से कम जब तक वह छोटी लड़की सुरक्षित नहीं हो जाती, तुम हिम्मत नहीं करोगे। तुम सब केवल खबर छिपा सकते हो, तो क्या हुआ अगर यह वृद्ध मास्टर गहनयन सूर्यमुखी जल छीन ले? तुम लोग इसके बारे में क्या करोगे? ये सुनकर हालिका और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराए, जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इस दुनिया की सभी खजाने ताकतवर लोगों के होते हैं। ज़ोंगएओ ने उन तीनों को गर्व से देखा। 10,000 कदम पीछे हटकर कहें, अगर इस वृद्ध मास्टर के पास गहनयन सूर्यमुखी जल के बारे में कोई विचार नहीं होता, तो क्या तुम लोग इसे स्वीकार कर पाते? क्या तुम इसे स्वीकार करते? यदि तुम इसे इकट्ठा करना नहीं जानते, तो तुम केवल अपने मुंह के सामने मांस को देख पाओगे, उसे कभी खा नहीं पाओगे। जो ग्रैंड मास्टर कहते हैं वो सच है। हालिका ने और बहस करने की कोशिश नहीं की और कड़वाहट से सिर हिलाया। क्या ग्रैंड मास्टर जानते हैं कि गहनयन सूर्यमुखी जल को कैसे इकट्ठा किया जाता है? मध्यम आयु वर्ग की महिला ने निहितार्थ सुना और कुछ खुशी के साथ ज़ोंगएओ की ओर देखा। अगर मुझे नहीं पता होता तो यह वृद्ध मास्टर यहाँ क्यों आता? ज़ोंगएओ ने खर्राटा लिया और अपना हाथ हिलाया। रास्ते से हट जाओ, अगर कुछ है तो तब तक इंतजार करो जब तक ये वृद्ध मास्टर उन चीजों को इकट्ठा नहीं कर लेता। हालिका और अन्य लोगों पर और अधिक ध्यान न देते हुए ज़ोंगएओ ने त्रिपाठी जीवप्ती को उठाया और एक बदमाश डाकू की तरह पलक झपकते ही खदान में उतर गए। हालिका और लिन मू फैंग ने एक दूसरे को देखा, अपने दांत पीसे और पीछे हो लिए। खदान के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ज़ोंगएओ के पीछे पीछे उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। पिछली बार जब त्रिपाठी जीवप्ती अकेले आए थे तो उन्होंने जगह को फाड़ने की विधि पर भरोसा किया और बिना ज्यादा प्रयास के प्राचीन खंडहरों में गहराई तक चले गए, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर सके। इन खंडहरों में सभी प्रकार के खतरनाक और शातिर स्पिरिट एरेज छिपे हुए थे। जब हालिका और ज़ुयू लोगों को जांच के लिए यहाँ लाए थे तो उन्होंने रास्ते में कई कल्टीवेटर खो दिए थे। हालांकि ज़ोंगएओ स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह आगे का रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़े। उनके हाथ में एक पंचकोणीय क्रिस्टल जैसी वस्तु थी। ये क्रिस्टल एक शानदार रोशनी से जगमगा उठा जिसने अंधेरी खदान सुरंग को रोशन कर दिया। समय समय पर कुछ कमजोर और अगोचर ऊर्जा के उतार चढ़ाव पास से आते थे। जब भी ऐसा होता था ज़ोंगएओ बेहद सतर्क हो जाता था और वह त्रिपाठी जीवप्ती को इन ऊर्जा के उतार चढ़ावों के क्षेत्र से दूर ले जाता था। ये पंचकोणीय क्रिस्टल एक पहचान कार्य डिटेक्शन फंक्शन रखता था और इसका उपयोग करके ज़ोंगएओ कई अज्ञात खतरों से बचने में सक्षम था। हालांकि उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उन्हें किसी भी खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी जिससे वे आसानी से आगे बढ़ सकें। हवा में तापमान धीरे धीरे गिरा और खदान की पत्थर की दीवारों पर बर्फ की एक पतली परत दिखाई दी। ज़ोंगएओ के भाव धीरे धीरे उत्साहित हो गए क्योंकि वह जानता था कि गहनयन सूर्यमुखी जल उसके करीब और करीब आ रहा था। हालिका और अन्य लोग ज़ोंगएओ और त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे पीछे चल रहे थे। जिस रास्ते पर वे चले थे उसका अनुसरण कर रहे थे। चलते समय अपनी दिव्य चेतना से संवाद कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। लेकिन लंबे समय तक चर्चा करने के बाद उनमें से कोई भी एक अच्छी योजना लेकर नहीं आ सका, जिससे वे काफी चिंतित हो गए। लड़के, अब हमें किस रास्ते जाना चाहिए? रास्ते में एक कांटे पर ज़ोंगएओ रुक गए और त्रिपाठी जीवप्ती से पूछा। इस रास्ते, त्रिपाठी जीवप्ती ने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। उनकी दिव्य चेतना के धागे पहले ही अंतरिक्ष के बंधनों को तोड़ चुके थे और गहनयन सूर्यमुखी जल का स्थान ढूंढ लिया था। ज़ोंगएओ को कोई शक नहीं हुआ और वह सीधे कांटे वाले रास्ते में चले गए। आधे दिन तक आगे बढ़ते रहने के बाद आगे चल रहे ज़ोंगएओ अचानक कांपने लगे। उन्होंने आगे घूरते हुए अपनी आंखें सिकुड़ लीं। उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था क्योंकि उनकी आंखों में एक कट्टर रोशनी चमक उठी। गहनयन सूर्यमुखी जल, कई दर्जन बूंदें गहनयन सूर्यमुखी जल की अजीब तरह से हवा में लटकी हुई थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती गए थे तब जैसी थी वैसी ही स्थिति बनाए हुए थी। किसी भाग्यशाली व्यक्ति के उन्हें इकट्ठा करने का इंतजार कर रही थी। यह सचमुच गहनयन सूर्यमुखी जल है।
ज़ोंगएओ ने अपनी दिव्य चेतना से क्षेत्र को स्कैन किया और तुरंत इन पानी की बूंदों की असाधारणता को महसूस किया। हालांकि ये पानी की बूंदें हवा में लटकी हुई थी, उनमें से प्रत्येक एक पहाड़ जितनी भारी थी और उसमें भयानक मात्रा में शक्ति थी। इस दुनिया में गहन सूर्यमुखी जल के अलावा और कुछ भी नहीं था जिसमें ऐसे लक्षण हो। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए ज़ोंगएओ जल्दी से कई दर्जन गहन सूर्यमुखी जल की बूंदों के सामने आ गया। उसकी आंखों में एक शानदार रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने ध्यान से उनकी जांच की। ज़ोंगएओ को अपना संयम खोने पर मजबूर कर सकना, ये स्पष्ट था कि यह गहन सूर्यमुखी जल बहुत मूल्यवान था। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर एक शांत भाव था क्योंकि वह जगह पर खड़े थे, गहन सूर्यमुखी जल छीनने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती अपनी क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। ज़ोंगएओ का उल्लेख भी न करें, बस उनके पीछे हालिका और अन्य लोग, उनमें से कौन मूल वापसी क्षेत्र का मास्टर नहीं था। उनके सामने त्रिपाठी जीवप्ती में अभी भी कुछ आत्म जागरूकता थी। जैसे ही कदमों की आवाज आए, हालिका और अन्य लोग जो करीब से उनका पीछा कर रहे थे, वे भी एक के बाद एक दिखाई दिए। त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में खड़े हो गए क्योंकि वे अपने चेहरे पर कड़वाहट के भाव लिए उनकी ओर घूर रहे थे। कई दर्जन गहन सूर्यमुखी जल की बूंदें उनकी आंखों के सामने दिखाई दी, जिससे उन सभी की आंखें लाल हो गईं। यह एक सर्वोच्च कल्टिवेशन खजाना था। जब तक कोई एक बूंद को सुरक्षित रूप से परिष्कृत कर सकता था, ये किसी भी कल्टिवेटर की ताकत में बहुत वृद्धि करेगा। यहाँ तक कि हालिका जैसे मूल वापसी क्षेत्र के मास्टर को भी ताकत में एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। कल्टिवेशन के उनके स्तर पर आगे प्रगति करना स्वर्ग में चढ़ने से भी अधिक कठिन था। उनके लिए एक भी छोटी कोटि माइनर रेल्म को पार किए बिना सैकड़ों या हजारों साल बिताना संभव था, और वह ये मानते हुए कि उनके पास पर्याप्त अवसर थे। हालांकि गहन सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करना खतरों से भरा था, लेकिन कीमत चुकाए बिना वापसी कैसे हो सकती थी। उनमें से प्रत्येक ने अनगिनत जीवन या मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया था, मृत्यु के कगार पर स्वर्गीय मार्ग, हेवनली वे और मार्शल डाओ को समझा था, कदम दर कदम अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक बढ़े थे। वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि जितना बड़ा खतरा उतनी बड़ी वापसी। हालांकि वे सभी केवल दूर से देख सकते थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब इस गहन सूर्यमुखी जल की खोज की गई थी, तो क्या यह एक अंतरिक्ष वलय में सील था? ज़ोंगएओ ने अचानक पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने संक्षेप में उसे गहन सूर्यमुखी जल के बारे में बताया था, लेकिन चूंकि त्रिपाठी जीवप्ती ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ज्यादा नहीं जानते थे। हाँ, ग्रैंडमास्टर। हालिका की आत्मा हिल गई क्योंकि उसने जल्दी से जवाब दिया। स्वर्ग के खजाने की बर्बादी, स्वर्ग के खजाने की बर्बादी। ज़ोंगएओ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ऐसी चीज को एक अंतरिक्ष वलय में संग्रहित करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि वह प्राचीन मास्टर काफी अज्ञानी था, लेकिन सौभाग्य से उसकी अज्ञानता के कारण ये गहन सूर्यमुखी जल बहुत पहले किसी अज्ञात स्थान पर डूब गया होगा। अन्य सभी भ्रमित थे, यह नहीं समझ रहे थे कि वह किस बारे में बात कर रहा है। लिन मूफेंग ने अपनी मुठ्ठियां जोड़ी और कहा, कृपया हमें ज्ञान दे ग्रैंड मास्टर। ज़ोंगएओ मुस्कुराया और कहा, गहन सूर्यमुखी जल की हर बूंद एक पहाड़ जितनी भारी है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे एक अंतरिक्ष वलय में संग्रहित किया जा सकता है। उस प्राचीन व्यक्ति के गहन सूर्यमुखी जल को अपने अंतरिक्ष वलय में डालने के बाद वह शायद अपने अंतरिक्ष वलय का उपयोग करने से पहले ही मर गया होगा। अन्यथा उसका अंतरिक्ष वलय बहुत पहले फट गया होता। यह अब तक कैसे बच सकता था? हालिका ने जल्दी से कहा, उस समय हम हैरान रह गए थे क्योंकि हमारे अंतरिक्ष वलय फट गए थे, जिसके परिणामस्वरूप भारी हताहत हुए थे। स्वाभाविक रूप से ज़ोंगएओ मुस्कुराया। और एक बार जब यह चीज मिट्टी के संपर्क में आती है तो ये लगातार डूबती चली जाएगी। क्या आप जानते हैं कि गहन सूर्यमुखी जल इतना दुर्लभ क्यों है? सभी ने सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वे नहीं समझते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी पृथ्वी के मूल की गहराई तक डूब जाते हैं और तारों के स्रोत सोर्स ऑफ द स्टार्स द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। केवल गहन सूर्यमुखी जल ही नहीं, बल्कि अन्य कीमती बहुमूल्य खजाने भी जिन्हें तारों के स्रोत द्वारा अवशोषित कर लिया गया होगा। जैसे ही यह बयान सामने आया, सभी हैरान रह गए। हर कोई तारों के स्रोत के बारे में जानता था। हर कल्टिवेशन तारे, कल्टिवेशन स्टार की नींव तारों का दिल थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि तारों का स्रोत गहन सूर्यमुखी जल से संबंधित था। हमारी किस्मत काफी अच्छी है। गहन सूर्यमुखी जल की ये कई दर्जन बूंदें सौभाग्य से मिट्टी के संपर्क में नहीं आईं, अन्यथा वे बहुत पहले गायब हो गई होती। ज़ोंगएओ ने एक गहरी सांस ली इससे पहले कि वह अचानक अपने अंतरिक्ष वलय से एक अजीब आकार का बर्तन निकाला। ये बर्तन कुछ हद तक एक फूलदान जैसा था, लेकिन एक कटोरे जैसा भी था। इसकी एक पतली गर्दन और एक बड़ा पेट था, जिससे यह एक अजीब रूप देता था, लेकिन ये पंचरंगीन भी था और शानदार ढंग से खिल रहा था। पंचरंगीन वूल का सार, हालिका चिल्लाया, तुरंत पहचान लिया कि यह बर्तन किस तरह के खनिज से बना था। लिन मूफेंग और मध्यम आयु वर्ग की महिला खुद को थोड़ा हिलने से नहीं रोक सकी। त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत समझ गए कि ये पंचरंगीन वूल का सार एक बहुत मूल्यवान अयस्क होना चाहिए, अन्यथा इसने 3 मूल वापसी क्षेत्र के मास्टरों को इतनी अचानक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं किया होता। हाँ, ये पंचरंगीन वूल का सार है। ज़ोंगएओ हंसा। बहुत कम लोग जानते हैं कि पंचरंगीन वूल का सार गहन सूर्यमुखी जल का दुश्मन है।
यदि आप गहनहीन सूर्यमुखी जल को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको बस इस पंचरंगीन उल्का सार का उपयोग करके एक बर्तन बनाना होगा। हंसते हुए ज़ोंग-एओ ने बर्तन को गहनहीन सूर्यमुखी जल की बूंदों में से एक पर लक्षित किया और उसे बर्तन में धकेल दिया, संदेह पैदा करने से बचने की परवाह नहीं की। हालिका और अन्य मूल क्षेत्र के मास्टरों ने सभी ने भद्दे भाव पहने, उनका मिजाज बेहद जटिल था। हालांकि पंचरंगीन उल्का सार कीमती था, लेकिन उनके हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के पास अभी भी कुछ था, और हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन एक बर्तन बनाने के लिए ये पर्याप्त था। अगर उन्हें ये पहले पता होता तो वे ज़ोंग-एओ के उनका फायदा उठाने का इंतजार करने के बजाय बहुत पहले गहनहीन सूर्यमुखी जल को इकट्ठा कर लेते। हालिका ने अपने सामने एक बड़ा अवसर जाने दिया था और इसके कारण एक हाथ भी खो दिया था। ऐसा सोचते हुए तीनों मूल क्षेत्र के मास्टरों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। ज़ोंग-एओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि हालिका और अन्य लोग क्या सोच रहे थे। उसने गहनहीन सूर्यमुखी जल को तब तक इकट्ठा करना जारी रखा जब तक कि केवल 10 बूंदें नहीं बचीं। तभी वह रुका और गंभीरता से बर्तन को अपने हाथ में पकड़ा, हालिका और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, यह मत कहना कि यह वृद्ध मास्टर मांस खाता है और तुम्हें सूप नहीं देता। ये शेष गहनहीन सूर्यमुखी जल, तुम खुद इसे इकट्ठा करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो, मुझे यह मत बताना कि तुम्हें और पंचरंगीन उल्का सार नहीं मिल सकता। एपिसोड नंबर 1062। शुरू से अंत तक ज़ोंग-एओ का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वह इस तरह के बड़े लाभ पर एकाधिकार कर ले। इस जगह की खोज हेंगलुओ वाणिज्य मंडल ने की थी और वर्षापात तारा हेंगलुओ वाणिज्य मंडल का कल्टीवेशन तारा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने दूसरों को दबाने के लिए अपनी स्थिति पर भरोसा किया था, इसलिए गहनहीन सूर्यमुखी जल का 80% लेना उनकी सीमा थी। अगर वह सब कुछ ले लेता तो त्रिपाठी जीवप्ती गारंटी नहीं दे सकते थे कि हालिका और अन्य लोग उसके साथ मनमुटाव नहीं करेंगे। उन्हें भरोसा नहीं था कि वह इतने सारे मास्टरों से निपट सकते हैं जिनका कल्टीवेशन उनसे अधिक था। इस प्रकार उन्होंने चतुराई से एक कदम पीछे लिया और गहनहीन सूर्यमुखी जल की 10 बूंदें छोड़ दी। जब हालिका और अन्य लोगों ने ज़ोंग-एओ की बातें सुनी तो उन सभी के चेहरे पर हैरानगी के भाव थे और वे उत्साहित हो गए। एक के बाद एक अपनी मुट्ठियां जोड़कर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। हालांकि पंचरंगीन उल्का सार दुर्लभ है, फिर भी हम कुछ ढूंढ सकते हैं। अच्छा है, जल्दी करो, स्वर्ग जानता है कि क्या ये गहनहीन सूर्यमुखी जल अचानक नीचे गिर जाएगा और जमीन में समा जाएगा। ज़ोंग-एओ ने अपना हाथ हिलाया और कंटेनर पकड़कर बाहर चले गए। हालिका ने देर करने की हिम्मत नहीं की, उसने मध्यम आयु वर्ग की महिला को इस जगह की रखवाली के लिए छोड़ दिया, जबकि वह और लिन मू फैंग जल्दी से निकल गए, जाहिर तौर पर शाखा के गोदाम में छिपा हुआ पंचरंगीन उल्का सार खोजने जा रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप प्राचीन खंडहरों से बाहर निकलने तक ज़ोंग-एओ के पीछे पीछे चले। वे दोनों अपने तारकीय शटल से पहाड़ी घाटी के महल में वापस उड़ गए। कमरे के अंदर ज़ुयू शांति से सो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे त्रिपाठी जीवप्ती के जाने पर थी। त्रिपाठी जीवप्ती उसके पास आकर उसकी जांच की और पाया कि उसे कुछ भी गलत नहीं था, इसलिए वह ज़ोंग-एओ को खोजने गए। ऐसा लगा कि गहनहीन सूर्यमुखी जल जैसा खजाना मिलने के कारण ज़ोंग-एओ बहुत उत्साहित था। जब त्रिपाठी जीवप्ती आए तो वह अपने उत्साह को बाहर निकालने के लिए अपने गोली कक्ष में पागलपन में रसायन विद्या कर रहा था। कई दर्जन गोली भट्टी फर्नेसेस को ज़ोंग-एओ द्वारा संत शक्ति से भर दिया गया था। वे सभी भनभना रहे थे क्योंकि ज़ोंग-एओ द्वारा रहस्यमय स्पिरिट एरेस का निर्माण किया गया था और गोली भट्टी में डाला गया था। विभिन्न जड़ी बूटियां उनके अंतरिक्ष वलय से बर्फ के टुकड़ों की तरह बाहर निकली और जल्दी से औषधीय तरल पदार्थों में संघनित हो गईं, इससे पहले कि उन्हें गोली भट्टी में फेंक दिया गया। त्रिपाठी जीवप्ती प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, उनकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने इस अविश्वसनीय दृश्य को घूर कर देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इतनी पागलपन से रसायन विद्या कर सकता है। एक व्यक्ति कई दर्जन गोली भट्टी के सामने काम कर रहा है और एक ही समय में दर्जनों गोलियां बना रहा है। इस समय उन्हें आखिरकार समझ आया कि ज़ोंग-एओ हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के लिए इतनी सारी गोलियां क्यों बना सकता था। उनकी तकनीक और दक्षता को देखते हुए ज़ोंग-एओ ने केवल 1 या 2 दिन से ऐसा नहीं किया था, बहुत संभावना थी कि वह इस चौंकाने वाले तरीके से गोलियां बना रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती के पास ज्वलित ज्ञान सागर था, विभिन्न खोए हुए स्पिरिट एरे में निपुण थे और रसायन मार्ग में एक अनूठा लाभ था, लेकिन चाहे कुछ भी हो वह ज़ोंग-एओ के स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वह अकेले 4 या 5 गोली भट्टी से निपट सकता था और वह उनकी सीमा थी। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमेशा कोई न कोई आपसे बेहतर होगा। ज़ोंग-एओ का उसे दूर भगाने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय वह खुद को व्यस्त रखता रहा। उसके चेहरे पर उत्साह कभी कम नहीं हुआ और इसके बजाय वह अधिक से अधिक लाल होता गया। एक एक करके त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी संत शक्ति से उत्कृष्ट स्पिरिट एरे को उकेरा और उन्हें अलग अलग गोली भट्टी में डाला। विभिन्न अलग अलग स्पिरिट एरे पूरी तरह से एक साथ फिट हो गए, जिससे एक जटिल संयुक्त स्पिरिट एरे बन गया जिसने गोली भट्टी की औषधीय क्षमताओं को उत्प्रेरित किया और रसायन विद्या में सहायता की। सब कुछ एक व्यवस्थित और कुशल तरीके से किया गया था, बिना किसी गलती के। आधे दिन के बाद रसायन विद्या कक्ष विभिन्न गोली की सुगंध से भर गया था। ये सुगंध आपस में मिली और जब वे त्रिपाठी जीवप्ती की नाक में घुसी तो उन्होंने उसे तरोताजा महसूस कराया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें अधिक से अधिक केंद्रित हो गईं। उठो, ज़ोंग-एओ अचानक चिल्लाया और कई दर्जन गोली भट्टी एक ही समय में कांप उठी।
विभिन्न रंगों की गोलियां गोली भट्टी से बाहर निकली और तैयार जैद बोतलों में बारिश की बूंदों की तरह गिर गईं। ज़ोंग एओ ने एक पुनर्स्थापनात्मक गोली अपने मुंह में फेंक दी और अपनी शक्ति को धीरे धीरे ठीक होने दिया। अधीरता से वह जैद बोतलों के पास गया, उन्हें उठाया और एक एक करके उनकी जांच करने लगा। बहुत देर बाद उसने अपनी जांच पूरी की और असंतोष के भाव से कहा, हाँ, केवल 2 गोलियां हैं, इन गोलियों को बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए उसने गोली नस बनाने वाली 2 गोलियों को दूर रख दिया और बाकी को एक तरफ फेंक दिया। ये दृश्य कुछ हद तक परिचित था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे एक बार देखा था जब वह ज़ू यू को ज़ोंग एओ से मिलने के लिए यहाँ लाए थे। उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या वरिष्ठ गोलीनस के प्रकट होने की संभावना को बढ़ाने के लिए ये रसायन विद्या कर रहे हैं? ज़ोंग एओ मुड़ा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया, मुस्कुराया क्योंकि उसने धीरे से सिर हिलाया। छोटे मूर्ख, तुम्हारी अच्छी आंखें हैं। हाँ, ये वृद्ध मास्टर गोलीनस के प्रकट होने की संभावना को बढ़ाने के लिए रसायन विद्या में इतना प्रयास खर्च करता है। एक पल के लिए रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, गोलीनस ऐसी चीज है जिससे केवल सहयोग से ही सामना किया जा सकता है। यहाँ तक कि सबसे अच्छा रसायनज्ञ भी गारंटी नहीं दे सकता कि वह जो गोलियां बनाता है वह गोलीनस बनाएगी, लेकिन जब एक रसायनज्ञ निम्न श्रेणी की गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त कुशल होता है तो गोलीनस के प्रकट होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस वृद्ध मास्टर ने सैकड़ों वर्षों तक गोलीनस का अध्ययन किया है, लेकिन 100 साल पहले तक वह मात्रा से जीतने की इस मूर्खतापूर्ण विधि के साथ नहीं आया। तुम और क्या सोचते हो कि इस वृद्ध मास्टर ने कोई मुआवजा क्यों नहीं मांगा और इसके बजाय हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के लिए मुफ्त में रसायन विद्या की? ये वृद्ध मास्टर चाहता है कि वे मुझे जड़ी बूटियां प्रदान करें, अन्यथा मैं उन्हें अपना फायदा उठाने कैसे दे सकता था? ज़ोंग एओ की तरह गोलियां बनाने में बड़ी मात्रा में स्पिरिट घास और स्पिरिट दवाएं खर्च होती थी और एक महान शक्ति के समर्थन के बिना लंबे समय तक जारी रखना असंभव था। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल जियातारे के समृद्ध क्षेत्र में स्थित था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये सबसे अच्छा विकल्प था। ज़ोंग एओ का हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के साथ सहयोग करने का चुनाव दोनों पक्षों के लिए बहुत लाभ लाएगा। वरिष्ठ का शोध कैसा चल रहा है? त्रिपाठी जीवप्ती ने रुचि से पूछा। ज़ोंग एओ ने धीरे से आह भरी, मुश्किल, बहुत मुश्किल। कोई इस क्षेत्र में जितना अधिक डूबता है, गोलियां बनाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। मुझे डर नहीं है कि तुम मुझ पर हंसोगे, लेकिन यह वृद्ध मास्टर गोलीनस वाली गोलियां बनाने की 100 में से केवल 2 संभावना ही बनाए रख सकता है। हाँ, ये वृद्ध मास्टर संत राजा कोटी और उससे ऊपर की गोलियों की बात कर रहा है। 100 में से 2 गोलियां, इसका मतलब ये था कि वह जितनी भी गोलियां बनाता था उनमें से हर 100 में वह गोलीनस के साथ केवल 2 गोलियां ही बना सकता था। ये संभावना बहुत कम लग रही थी, लेकिन जब पूरे रसायन विद्या जगत को देखा जाता था तो ये पहले से ही एक सनसनीखेज संख्या थी। कई रसायनज्ञों ने अपना पूरा जीवन गोलियां बनाने में बिताया, लेकिन केवल तभी जब उनका भाग्य बहुत अच्छा होता था तो वे गोलीनस के साथ 1 या 2 गोलियां बना पाते थे। दूसरी ओर ज़ोंग एओ लगभग हर बार जब वह गोलियां बनाते थे तो वह कम से कम 1 तो बनाते ही थे। कभी कभी उनका भाग्य खराब होता था और वह 1 भी नहीं बनाते थे। इस वृद्ध मास्टर ने गोली बादल के साथ कुछ संत राजा कोटी की गोलियां भी बनाई हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? ज़ोंग एओ ने गर्व के भाव से कहा। गोलीनस बनाना मुश्किल था, लेकिन गोली बादल और भी मुश्किल। ज़ोंग एओ ने अब तक गोलीनस के साथ हजारों गोलियां एकत्र की थी, लेकिन गोली बादल वाली केवल कुछ ही थी जिन्हें वह सभी खजाने मानते थे। जब वह उदास महसूस करते थे तो वह अक्सर उन्हें बाहर निकालकर उनकी जांच करते थे। जब भी वह ऐसा करते थे उनका मूड तुरंत सुधर जाता था। वह लगभग 100 वर्षों से यहाँ अकेले रह रहे थे, ऊब चुके थे और उबाऊ थे। अगर उनके दिल में एक जुनून नहीं होता जिसने उन्हें गहरी रसायन विद्या तकनीकों का अध्ययन करने की अनुमति दी, तो वह कितने भी मजबूत क्यों न होते, वह पागल हो गए होते। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ उनका साथ देने आए थे और वह उन्हें आंखों को भाता हुआ पाते थे तो स्वाभाविक रूप से वह दिखाना चाहते थे। कनिष्ठ वरिष्ठ के खजानों पर लालच करने की हिम्मत नहीं करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें दिखाने का मौका नहीं दिया, जिससे ज़ोंग एओ थोड़ा निराश हुआ। उसने असंतोष में अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, अज्ञानी मूर्ख, तुमने इतने बड़े अवसर का फायदा नहीं उठाया। ऐसा लगता है कि रसायन विद्या में तुम्हारी उपलब्धियां सीमित होनी तय हैं। गोलीनस वाली गोलियां इस दुनिया में बेहद दुर्लभ थीं। रसायन विद्या जगत में ऐसी गोलियों की परवाह किए बिना, चाहे वे पृथ्वी कोटि की हो या रहस्यमय कोटि की, वे अभी भी खजाने थीं। यदि उत्कृष्ट योग्यता वाला एक रसायनज्ञ उनका निरीक्षण करता है तो वे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी अधिक, ज़ोंग एओ की गोली बादल वाली गोलियां सभी संत राजा कोटि की थीं। ये उनकी 100 वर्षों की कड़ी मेहनत के सबसे बड़े फल थे। उनकी 100 वर्षों की कड़ी मेहनत का क्रिस्टलीकरण थे, इसलिए वह उन्हें आसानी से दूसरों को नहीं दिखाएंगे। आज जब उन्होंने उन्हें लाने की पहल की तो त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में उन्हें अस्वीकार कर दिया। ज़ोंग एओ को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका गर्म चेहरा एक ठंडे नितंब से चिपका दिया गया था और उनका अच्छा मूड तुरंत खराब हो गया था। स्वाभाविक रूप से वह त्रिपाठी जीवप्ती को कोई सम्मान नहीं देंगे। ज़ोंग एओ को कैसे पता चलेगा कि त्रिपाठी जीवप्ती ने टोंग जुआन क्षेत्र में वापस आने से बहुत पहले उन्होंने पहले ही गोली बादल के साथ गोलियां बना ली थी, और चाहे वह त्रिपाठी जीवप्ती हो या यादव रवीना रानी, जब गोलियां बनाते थे तो गोलीनस बनाने की उनकी संभावना उनसे अनगिनत गुना अधिक थी। वरिष्ठ,
कनिष्ठ आपको गहन yin सूर्यमुखी जल खोजने के लिए ले गया है और वरिष्ठ की फसल बहुत अच्छी रही है। क्या ये कनिष्ठ को ये बताने का समय है कि मेरे गुरु को कैसे बचाया जाए? त्रिपाठी जीवक्ति ने जोंग एओ के भद्दे भाव को नजरअंदाज किया और पिछले सौदे को उठाने की पहल की। हम्फ, सुंदरता के लिए लालची, जोंग एओ ने असंतोष से बुदबुदाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से सोचा कि त्रिपाठी जीवक्ति जुयू के गहरे प्यार में थे, इसलिए वह उसके बारे में पूछताछ करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्हें अचानक त्रिपाठी जीवक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आए। सौदा एक सौदा था और जोंग एओ ने अभी भी अपना वादा निभाया। एक पल के लिए झिझका इससे पहले कि कहा, यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो आपको बस एक बैंगनी हृदय आत्मा पुनर्स्थापित गोली बनानी होगी। ऐसा कहने के बाद उसने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कर लिया, जैसे कि वह उसे मूर्ख बनाते हुए देखना चाहता था। बैंगनी हृदय आत्मा पुनर्स्थापित गोली। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भौहें सिकुड़ी और जल्दी से इसके बारे में सोचा। जब जोंग एओ गहन yin सूर्यमुखी जल को इकट्ठा करने के लिए एक कंटेनर बनाने के लिए किसी को खोजने गए थे, तो वह इस महल में प्राचीन पुस्तकों को पढ़ रहे थे और कई गोली व्यंजनों को याद कर रहे थे। बैंगनी हृदय आत्मा पुनर्स्थापित गोली उनमें से एक थी। इसके बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को बैंगनी हृदय आत्मा पुनर्स्थापित गोली की कोटी और आवश्यक जड़ी बूटियां याद आईं। एक मूल राजा कोटी की गोली। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से, एक मूल राजा कोटी की गोली। जोंग एओ ने दुष्टता से मुस्कुराया। गहन yin सूर्यमुखी जल एक सर्वोच्च कल्टीवेशन खजाना है। क्या आपको लगता है कि इससे होने वाला नुकसान हल करना इतना आसान है? केवल एक मूल राजा कोटी की बैंगनी हृदय आत्मा पुनर्स्थापित गोली ही उस छोटी लड़की के संकट को दूर कर सकती है। आपको किसी से भी बेहतर पता होना चाहिए कि न केवल उसकी जीवन शक्ति जमी हुई है, बल्कि उसकी आत्मा अवतार भी बिखरी हुई है और कहीं नहीं मिल रही है। उसे ठीक करना इतना आसान नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा उदास हो गया। जोंग एओ ने जारी रखा, लड़के, मैं तुम्हें हार मानने की सलाह देता हूँ। सबसे पहले, पूरे तारामंडल क्षेत्र में कितने लोग मूल राजा कोटी की गोली बना सकते हैं? जहाँ तक आवश्यक सामग्री की बात है, वे ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप इकट्ठा कर सकते हैं। आप 10,000 साल पुराना आत्मा पुनर्स्थापित फूल कहाँ खोजने जा रहे हैं? पूरे तारामंडल क्षेत्र में ऐसी चीज का होना असंभव है। आत्मा पुनर्स्थापित फूल एक कीमती जड़ी बूटी नहीं थी और हर कल्टीवेशन तारा पर उगेगी, लेकिन बैंगनी हृदय आत्मा पुनर्स्थापित गोली बनाने के लिए इसे कम से कम 10,000 साल पुराना होना चाहिए। एपिसोड नंबर 1063। इतने लंबे समय तक कौन सी जड़ी बूटी उग सकती है? 10,000 वर्षों की अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं और समय के गुजरने से कोई भी अप्रत्याशित स्थिति किसी जड़ी बूटी को इस दुनिया से गायब कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि ऐसी जड़ी बूटी खोजना असंभव था। दूसरी ओर, अन्य कीमती जड़ी बूटियां, हालांकि वे अत्यंत मूल्यवान थीं, उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करता था, इसलिए जब तक वह इस मामले को हालिका और अन्य लोगों को सौंपता, त्रिपाठी जीवक्ति को विश्वास था कि वे बाकी को जल्दी से इकट्ठा कर सकते हैं। एक 10,000 साल पुराना आत्मा पुनर्स्थापित फूल ने त्रिपाठी जीवक्ति को तुरंत असहाय महसूस कराया। इस दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं देखता हूँ कि तुम अभी भी युवा हो और तुम्हारे पास अभी भी बहुत समय है, इसलिए तुम अनिवार्य रूप से कुछ उत्कृष्ट महिलाओं से मिलोगे। कभी कभी तुम्हें जाने देने की आवश्यकता होती है। हाँ, जाने देना भी एक तरह की खुशी है। जोंग एओ ने आह भरी, त्रिपाठी जीवक्ति की बातों से प्रभावित होते हुए। मुझे उसे बचाना है। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। उनके भाव दृढ़ थे। वरिष्ठ, क्या उसके संकट को हल करने का कोई और तरीका नहीं है? जोंग एओ ने उन्हें गहराई से घूरते हुए देखा। उनके भाव धीरे धीरे गरिमापूर्ण हो गए। थोड़ी देर बाद कहा, एक और प्रकार की गोली है जो काम करनी चाहिए, और इस गोली के लिए आवश्यक सामग्री को ढूंढना मुश्किल नहीं है। गोली की कोटी भी ज्यादा ऊंची नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे ज्ञान दे, वरिष्ठ। हाँ, तुम्हें इतना आसक्त देखकर ये वृद्ध मास्टर तुम्हें कुछ संकेत देगा। जोंग एओ ने आह भरी और आराम से कहा, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। कृपया बोले, वरिष्ठ। एक ज्वलंत ज्वाला गोली। जोंग एओ ने कुछ शब्द थूक दिए। एक ज्वलंत ज्वाला गोली। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भौहें सिकुड़ी और जल्दी से इसके बारे में सोचा। एक पल बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। एक संत राजा कोटि निम्न रैंक ज्वलंत ज्वाला गोली। हाँ, एक ज्वलंत ज्वाला गोली वास्तव में एक संत राजा कोटि निम्न रैंक गोली है। जोंग एओ ने धीरे से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति पजल लगे। वरिष्ठ, ये कनिष्ठ नहीं समझता। एक ज्वलंत ज्वाला गोली की कोटि ऊंची नहीं है, तो यह मेरे गुरु के संकट को कैसे हल कर सकती है? वह वास्तव में नहीं समझे। जोंग एओ ने उन्हें जो पहला तरीका दिया वह एक मूल राजा कोटि की गोली बनाना था, जबकि दूसरा तरीका एक संत राजा कोटि की गोली बनाना था। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। जोंग एओ ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक साधारण ज्वलंत ज्वाला गोली है? ये वृद्ध व्यक्ति जिस ज्वलंत ज्वाला गोली की बात कर रहा है वह गोली बादल वाली ज्वलंत ज्वाला गोली है। त्रिपाठी जीवक्ति का दिल हिल गया क्योंकि वह अचानक समझ गए, चूंकि तुम भी एक रसायनज्ञ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार जब एक गोली गोली नस और गोली बादल बनाती है तो उसकी औषधीय क्षमता तेजी से बढ़ेगी। ये भी कारण है कि गोली नस और गोली बादल वाली गोलियां इतनी अधिक मूल्यवान हैं।
एक संत राजा कोटि निम्न रैंक ज्वलंत ज्वाला गोली, यदि ये गोली नस बनाती है तो इसकी औषधीय क्षमता लगभग एक संत राजा कोटि उच्च रैंक गोली के बराबर होती है। यदि यह गोली बादल बनाती है, भले ही यह एक मूल राजा कोटि की गोली जितनी अच्छी न हो, यह उससे दूर नहीं है। मैं समझ गया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें तेजी से चमक उठी क्योंकि उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया। ज़ोबेओ ने उनके भाव देखे और हंसा, लेकिन गोली बादल वाली ज्वलन ज्वाला गोली को बनाना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये 10,000 साल पुराना आत्मा लौटाने वाला फूल खोजने से भी अधिक कठिन हो सकता है। इस वृद्ध व्यक्ति के पास अभी भी वही शब्द हैं, बच्चे तुम जल्द से जल्द हार मान लो, ये बेकार की चीजें मत करो। ज़ोबेओ ये त्रिपाठी जीवप्ती के उत्साह को कम करने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि तथ्यों का वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करने के लिए कह रहा था। भले ही हेंगलुओ तार्किक क्षेत्र में शीर्ष रसायनज्ञ इस ज्वलंत ज्वाला गोली को बनाने के लिए हों, वे शायद गोली बादल को बनाने में सक्षम न हों। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह काम नहीं करेगा? ज़ोबेओ ने जल्दी से कहा, छोटे मूर्ख, इस वृद्ध मास्टर के बारे में सोचना भी मत, मेरे लिए इस ज्वलंत ज्वाला गोली को बनाने में तुम्हारी मदद करना असंभव है। इस वृद्ध मास्टर की तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं है, नहीं मेरे पास गोली बादल के साथ संत राजा कोटि की गोली बनाने की गारंटी देने की क्षमता है। मैं वरिष्ठ से एक बनाने के लिए नहीं कहना चाहता। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए। ओह, क्या तुम्हारे मन में पहले से ही कोई है? ज़ोबेओ थोड़ा हैरान था। मुझे बताओ, तुम किसे ये गोली तुम्हारे लिए बनाने के लिए चाहते हो? ये वृद्ध मास्टर तुम्हें कुछ सलाह देगा और देखेगा कि क्या उस व्यक्ति में क्षमता है। उन्हें नहीं लगा कि वर्षापात तारा पर कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिसका रसायन विद्या कौशल उनसे अधिक था। रसायन विद्या के मामले में वह सबसे अच्छे थे। कनिष्ठ इसे खुद बनाएगा, तुम इसे खुद बनाओगे? ज़ोबेओ की आंखें लगभग उनकी सॉकेट से बाहर निकल गईं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। ज़ोबेओ उन्हें फिर से जांचते हुए लग रहे थे। एक पल के लिए उन्हें ऊपर नीचे देखते हुए इससे पहले कि एक अजीब भाव के साथ कहा, अगर तुम परेशानी पैदा करना चाहते हो तो यह वृद्ध मास्टर तुम्हें नहीं रोकेगा, ये तुम्हारा अपना व्यवसाय है। हाँ, अगर तुम वास्तव में गोली बादल के साथ एक ज्वलंत ज्वाला गोली बना सकते हो तो ये वृद्ध मास्टर तुम्हें दादाजी कहेगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती अपनी क्षमता से ऐसी गोली बना सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती सिर्फ एक छोटे से द्वितीय कोटि संत कल्टिवेटर थे। भले ही वह एक रसायनज्ञ थे जिसमें रसायन मार्ग में कुछ प्रतिभा और योग्यता थी, वह ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक कल्टिवेशन कर सकते थे। एक संत कोटि उच्च रैंक गोली उनकी सीमा थी। ज़ोबेओ ने निष्कर्ष निकाला, अगर वह एक संत राजा कोटि की गोली भी नहीं बना सकता था तो वह एक सर्वोच्च गोली बादल कैसे बना सकता था? ज़ोबेओ ने केवल सोचा कि यह युवक उत्साह और अहंकार से भरा था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी और वह अजीब तरह से मुस्कुराए। वरिष्ठ, कनिष्ठ ऐसी उपाधि स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। चूंकि आप मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते हैं तो क्यों न हम एक शर्त लगाएं? एक शर्त? ज़ोबेओ की आंखें सनकरी हो गईं क्योंकि उन्होंने खर्राटा लिया। ये किस तरह की शर्त है? ये वृद्ध मास्टर इसे स्वीकार करेगा। अगर ये कनिष्ठ गोली बादल के साथ एक ज्वलंत ज्वाला गोली बना सकता है तो ये कनिष्ठ बहुत ज्यादा नहीं मांगेगा जब तक गहन सूर्यमुखी जल का आधा हिस्सा मुझे दिया जाता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने तेज आंखों से ज़ोबेओ को घूर कर देखा। ज़ोबेओ का चेहरा हिल गया क्योंकि उन्होंने खर्राटा लिया। लड़के, इस वृद्ध मास्टर ने हमेशा सोचा कि तुम ईमानदार और अच्छे व्यवहार वाले हो, लेकिन पता चला कि तुम इस वृद्ध मास्टर के खजानों के बारे में बुरी सोच रखे हुए हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम अपने दांत खो दोगे? अगर मैं वास्तव में अपने दांत खो देता हूँ तो एक कनिष्ठ की अपनी गलती होगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया। क्या वरिष्ठ को डर है कि वह हार जाएगा? ज़ोबेओ ने जोर से अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस वृद्ध मास्टर को उकसाने की कोशिश मत करो। इस वृद्ध मास्टर ने बहुत पहले ऐसे अनाड़ी चालें खेलना बंद कर दिया है। इतना कहने के बाद ज़ोबेओ ने फिर भी कहा, ठीक है, अगर तुम वास्तव में गोली बादल के साथ एक ज्वलंत ज्वाला गोली बना सकते हो तो यह वृद्ध मास्टर तुम्हें गहन सूर्यमुखी जल का आधा हिस्सा देगा। इस वृद्ध मास्टर ने सैकड़ों वर्षों तक गोलीनस का अध्ययन करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है और कभी कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया है। अगर तुम्हारे पास इस वृद्ध मास्टर को पार करने की क्षमता है तो ये वृद्ध मास्टर आश्वस्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, अगर तुम इसे नहीं बना सकते तो तुम क्या करोगे? उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को ठंडी आंखों से घूर कर देखा। उनके भाव अत्यंत मित्र थे। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा प्रस्तावित शर्त ने उन्हें थोड़ा परेशान कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि त्रिपाठी जीवप्ती उनके रसायन विद्या कौशल और उनके कई वर्षों के शोध को भी नीचा दिखा रहे थे, जिससे उनके दिल में हत्या का इरादा भर गया। जैसा वरिष्ठ तय करें। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत जिद्दी थे। किसी भी मामले में अगर वह इस गोली को नहीं बना सकते थे तो ज़ूयू मर जाएगी, और अगर वह मर गई तो वह भी दुर्भाग्य से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, ये वृद्ध मास्टर एक सहायक की तलाश कर रहा है। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम जीवन भर के लिए इस वृद्ध मास्टर की कुली बनोगे। ज़ोबेओ अजीब तरह से हंसा, लेकिन इस शर्त की एक समय सीमा होनी चाहिए, अन्यथा इस वृद्ध मास्टर को हमेशा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को उम्मीद थी कि वह ये कहेंगे, समय सीमा तब होगी जब मेरे गुरु मर जाते हैं। कैसा रहेगा? ये लगभग 1 साल की बात है। बच्चे,
तुम काफी अहंकारी हो। ये वृद्ध मास्टर अपनी आंखें चौड़ी करके देखेगा कि तुम गोली बादल के साथ ज्वलंत ज्वाला गोली कैसे बनाते हो। ज़ोंगवेओ हंसा। वरिष्ठ, कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। उन्होंने जरा सी भी घबराहट नहीं दिखाई और इसके बजाय आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ये भाव ज़ोंगवेओ की आंखों में छपा और वह थोड़ा चकित हुए बिना नहीं रह सके। गुप्त रूप से सोच रहे थे कि क्या ये छोटा मूर्ख सिर्फ रहस्यमय होने की कोशिश कर रहा था या क्या वह वास्तव में आश्वस्त था। अभी भी बेचैन महसूस करते हुए ज़ोंगवेओ ने पूछा, तुम्हारी वर्तमान विधियों के साथ तुम किस कोटि की गोली बना सकते हो? एक संत राजा कोटि निम्न रैंक गोली। त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से कहा। ये कैसे संभव है? ज़ोंगवेओ चकित रह गया। तुम एक संत राजा कोटि की गोली बना सकते हो? उनका चेहरा अविश्वास से भर गया, ये सोचकर कि क्या त्रिपाठी जीवप्ती अतिशयोक्ति कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। मेरे पास वास्तव में है। इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? ज़ोंगवेओ ने संदेह से पूछा। 30 साल से कम, 27-28। त्रिपाठी जीवप्ती अपनी उम्र के बारे में निश्चित नहीं थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय बाहर बिताया, कभी कभी एकांत में, इसलिए वह लंबे समय से समय और उम्र की अवधारणा को भूल गए थे। 27 या 28 साल की उम्र में एक संत राजा कोटि की गोली बनाने में सक्षम होना। ज़ोंगवेओ इतना हैरान था कि वह मुश्किल से बोल सकता था। उन्हें अचानक एक बुरा एहसास हुआ कि उनके गहन नींद सूर्यमुखी जल का आधा हिस्सा अपना उपनाम बदल चुका था। सिर हिलाते हुए ज़ोंगवेओ ने कहा, लगभग 1 साल बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये वृद्ध मास्टर अब इसकी जांच नहीं करेगा, लेकिन बच्चे, मुझे अभी भी तुम्हें बताना है कि भले ही तुम गोली बादल के साथ एक ज्वलंत ज्वाला गोली बनाओ, ये केवल उस छोटी लड़की के शरीर से गहन नींद सूर्यमुखी जल के जहर को बाहर निकालने में सक्षम होगा, इसलिए वह अचानक नहीं मरेगी। जहां तक उसकी आत्मा अवतार के बिखरने की समस्या का सवाल है, तुम्हें इसे खुद हल करना होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी बाहें सिकुड़ी, अपनी मुठियां जोड़ी और कहा, मुझे पता है। जाओ। ज़ोंगवेओ ने अपना हाथ हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती पीछे हट गए और ज़ुयू की जांच करने के लिए साइड रूम में गए, जो गहरी नींद में सो रही थी। महल छोड़कर हेंगलुओ वाणिज्य मंडल शाखा के लिए रवाना हो गए। आधे दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पहाड़ी श्रृंखला के मुख्य हॉल में हालिका और अन्य लोगों से मुलाकात की। हालिका, लिनमू फैंग और मध्यम आयु वर्ग की महिला एक मेज के चारों ओर इकट्ठे थे। इस मेज पर पंचरंगीन उल्का सार से बना एक बर्तन था। इस बर्तन के अंदर गहन नींद सूर्यमुखी जल की 10 बूंदें थी, प्रत्येक मोती की तरह क्रिस्टल स्पष्ट थी। तीनों आंखें टिड्डियों की तरह गहन नींद सूर्यमुखी जल पर टिकी हुई थी, अपनी आंखें फाड़ नहीं पा रहे थे, वे सभी कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। पंचरंगीन उल्का सार हेंगलुओ वाणिज्य मंडल में ढूंढना मुश्किल नहीं था, इसलिए ज़ोंगवेओ के जाने के बाद उन्होंने जल्दी से इन खजानों को वापस पा लिया था और अब वे चर्चा कर रहे थे कि उन्हें कैसे वितरित किया जाए और क्या उन्हें ग्रह तारा को रिपोर्ट किया जाए। वे तीनों उत्साहित थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या किया जाए। त्रिपाठी जीवप्ती को आते देखकर उन तीनों ने संदेह से बचने की कोशिश नहीं की और गहन नींद सूर्यमुखी जल को दूर नहीं रखा। हालिका उठ गया और पूछा, छोटे भाई, स्वामी ज़ू कैसी है? वह ठीक है, लेकिन वह अभी भी बेहोश है, त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से जवाब दिया। तीनों पुरुषों के चेहरे उदास हो गए। हालांकि वरिष्ठ ज़ोंगवेओ ने स्वामी का निदान करने का वादा किया है और उनके इलाज का तरीका ढूंढ लिया है, त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से कहा। सच में, हालिका खुश दिख रहे थे जबकि लिनमू फेंग ने भी राहत की सांस ली। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपने भरे हुए स्तनों को भी थपथपाया, उसका रंग तुरंत सुधर गया। छोटे भाई, अगर वाणिज्य मंडल किसी भी चीज में मदद कर सकता है तो कृपया पूछने में संकोच न करें। स्वामी ज़ू के साथ वर्षापात तारा पर एक दुर्घटना हुई, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो हम मदद करने में संकोच नहीं करेंगे, हालिका ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए। एपिसोड नंबर 1064। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। त्रिपाठी जीवप्ती सीधे बात पर आए, बातों को घुमाया फिराया नहीं। तुम्हें कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? हालिका मुस्कुराए। अन्य जगहों पर जड़ी बूटियों की कमी हो सकती है, लेकिन मेरे वाणिज्य मंडल में उनकी कभी कमी नहीं होगी। लिनमू फेंग और मध्यम आयु वर्ग की महिला ने भी सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वे त्रिपाठी जीवप्ती की आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत ज्वलंत ज्वाला गोली बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों की एक सूची लिखी। हालिका ने इसे लिया और सावधानी से देखा, इससे पहले कि एक उदासीन भाव के साथ कहा, इस सूची में जड़ी बूटियां ढूंढना मुश्किल नहीं है, मेरी शाखा में उनमें से बहुत सारी हैं। ड्रैगन कछुआ आत्मा फल जो अपेक्षाकृत दुर्लभ है, उसके अलावा अन्य कोई समस्या नहीं है। हालांकि छोटे भाई को केवल 3 से 5 महीने इंतजार करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि हम ड्रैगन कछुआ आत्मा फल को एक और औषधि तारा से स्थानांतरित कर सके। बस ये है कि 3 से 5 महीने कोई समस्या नहीं है, जब तक ये लगभग 1 साल नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। 4 महीने के भीतर मैं निश्चित रूप से ड्रैगन कछुआ आत्मा फल को स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाऊंगा, हालिका ने अपनी छाती पर थपथपाया और वादा किया। कुछ जड़ी बूटियों को उगने के लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती थी, और हालांकि वर्षापात तारा भी एक कल्टीवेशन तारा था, वहां ड्रैगन कछुआ आत्मा फल के विकास के लिए कोई उपयुक्त वातावरण नहीं था। हालांकि हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के स्वामित्व वाला एक आसपास का औषधि तारा था जो इन चीजों की एक बड़ी संख्या का उत्पादन करता था।
छोटे भाई को कितनी जड़ी बूटियों की आवश्यकता है? लिन वूफेंग ने पूछा। जितनी तुम्हारे पास हैं, त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से कहा। जितनी तुम्हारे पास हैं। वे तीनों चौंक गए क्योंकि उन्होंने आश्चर्य में त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा। उन्होंने सोचा था कि त्रिपाठी जीवक्ति गोलियां बनाने के लिए केवल कुछ सहज सामग्री चाहते थे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति ने बिना किसी निचली रेखा के एक शेर की तरह अपना मुंह खोल दिया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने समझाने की पहल की, वरिष्ठ ज़ोंग वेओ का समाधान गोली बादल के साथ एक गोली बनाना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोली बादल के साथ एक गोली बनाना कितना मुश्किल है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे एक या दो बार किया जा सकता है। सफल होना संभव होने से पहले इसमें बहुत सारे प्रयास की आवश्यकता होती है। जो उन्होंने कहा वह सुनकर हालिका और अन्य लोगों ने अचानक समझा कि त्रिपाठी जीवक्ति इतनी सारी जड़ी बूटियां क्यों चाहते थे और उन्हें कुछ सम्मान महसूस किए बिना नहीं रह सके। हालिका ने सिर हिलाया और कहा, तो बात यह है, ग्रैंड मास्टर ज़ोंग वेओ अपनी पीढ़ी के रसायन विद्या ग्रैंड मास्टर होने के योग्य हैं, वास्तव में गोली बादल बनाने वाली गोलियां बनाने का दिल रखते हैं। किसी भी मामले में यह आपकी शाखा के लिए एक घाटे का सौदा है। जो गोलियां बनाई जाती हैं वे सभी एक ही प्रकार की होती हैं। भले ही हम आपको बाद में सभी गोलियां दे दें, फिर भी बिक्री एक समस्या होगी। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें याद दिलाया। जब तक हम स्वामी जू को जगा सकते हैं, ये नुकसान कोई समस्या नहीं है। हालिका ने तुरंत अपना रुख स्पष्ट कर दिया। वह वास्तव में डरते थे। अगर स्वामी जू वास्तव में मर जाती तो ज़ुयू तीसरे युवा स्वामी उन्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। भले ही उन्हें अपने सभी परिवार के संसाधनों को समाप्त करना पड़े, हालिका अभी भी उन्हें आवश्यक जड़ी बूटियां इकट्ठा करेंगे। ये सबसे अच्छा होगा। त्रिपाठी जीवक्ति उनके सहयोग से बहुत संतुष्ट थे। इस मामले पर उन्हें अपनी सांस बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। ये सभी लोग समझदार लोग थे और उनसे बात करना मुश्किल नहीं था, इसलिए उनके लिए पेशेवरों और विपक्षों का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छोटे भाई, हालिका हकलाया, जाहिर तौर पर कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति को बुलाने के बाद उन्होंने लिन वूफेंग के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। जाहिर तौर पर कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहना चाहते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने उनके भावों को देखा और तुरंत समझ गए कि वे क्या कहना चाहते थे। गंभीरता से कहा, मेरे लिए स्वामी जू को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। जैसे ही यह बयान सामने आया, वे तीनों बहुत खुश हुए और उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर जो नजरें डाली, वे अधिक से अधिक दोस्ताना हो गईं। हालांकि उन तीनों ने गहन नींद सूर्यमुखी जल प्राप्त कर लिया था और बहुत उत्साहित थे। वर्षापात तारा पर इतनी बड़ी घटना होने के साथ वे नहीं जानते थे कि उन्हें ग्रह तारा को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। आमतौर पर उनके पास ज़ुयू की चोटों की खबर को दबाने की क्षमता होती, लेकिन अब यह अलग था। त्रिपाठी जीवक्ति ज़ुयू का गार्ड था और हालांकि उनका कल्टिवेशन कम था। क्या होगा अगर त्रिपाठी जीवक्ति अचानक अपना दिमाग खो देते हैं और उनके ऐसा करने से पहले ग्रह तारा को इसकी रिपोर्ट करते हैं? उस समय उन तीनों को और भी गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा। त्रिपाठी जीवक्ति के आश्वासन के साथ उन तीनों को राहत महसूस हुई। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और कहा, मैं ग्रह तारा द्वारा दंडित नहीं होना चाहता, इसलिए फिलहाल स्वामी जू की चोटों को लीक नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब स्वामी जू ठीक हो जाती है तो वह अपना निर्णय खुद करेगी। बहुत धन्यवाद छोटे भाई। हालिका ने ईमानदारी से अपनी मुट्ठियां जोड़ी। हालांकि इस गहन नींद सूर्यमुखी जल को, ये सबसे अच्छा है अगर आप फिलहाल इसे न छुएं और स्वामी जू के निर्णय लेने का इंतजार करें, त्रिपाठी जीवक्ति ने जोड़ा। स्वाभाविक रूप से भले ही हमारे पास स्वर्ग का साहस होता, हम स्वेच्छा से इतने कीमती कल्टिवेशन खजाने का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से हमें स्वामी जू के जागने और इससे निपटने का इंतजार करना होगा। हालिका और अन्य लोगों ने बार बार सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति को सही रास्ता बताने के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा शुरू से अंत तक उनमें से किसी का भी गहन नींद सूर्यमुखी जल का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि इस चीज की एक बूंद को परिष्कृत करने से उनकी ताकत में बहुत वृद्धि होगी, उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा कैसे किया जाए। हालिका ने व्यक्तिगत रूप से गहन नींद सूर्यमुखी जल की शक्ति का परीक्षण किया था और जानते थे कि इसके लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई थी वह एक हाथ का नुकसान था। अगर वे लापरवाह थे तो न केवल उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी, वे शायद स्वामी जू की समान स्थिति में समाप्त हो जाएंगे। इसका उपयोग करने की हिम्मत न करना इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक योग्यता नहीं थी। इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति के आने से पहले वे तीनों कंटेनर के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे और खुशी से इसे देख रहे थे। अच्छा, इससे पहले कि मैंने तुम्हारी मदद मांगी, मेरे पास एक निजी मामला भी है जिसके लिए मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने महसूस किया कि समय सही था और माहौल सामंजस्यपूर्ण था, इसलिए वह उनसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार थे। छोटे भाई, कृपया बोलो, क्या तुम्हारे पास मेरी ताकत को तेजी से सुधारने का कोई तरीका है? त्रिपाठी जीवक्ति ने उम्मीद से उन तीनों को देखा। अपनी ताकत में सुधार करें? हालिका हैरान था। एक पल के लिए उन्हें ऊपर नीचे देखते हुए इससे पहले कि तुरंत समझ गए और हंसे। क्या छोटा भाई अपनी ताकत में सुधार करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, इस बार प्राचीन खंडहर की इस यात्रा पर यह इसलिए था क्योंकि मेरी ताकत बहुत कम थी कि वरिष्ठ जू मुझे अपने साथ नहीं ले गई।
अगर मेरी ताकत अधिक होती तो मैं उस महत्वपूर्ण मोड़ पर वरिष्ठ सू को बचाने में सक्षम हो सकता था और उन्हें गहन सूर्यमुखी जल से नुकसान होने से रोक सकता था। अगर मैं वरिष्ठ सू की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान कर सकता था, भले ही मैं मर गया होता, मैंने तुम तीनों को इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं फंसाया होता। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक दर्द भरे भाव के साथ कहा, जाहिर तौर पर अपने कार्यों के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे थे। हालिका और अन्य दो ने सभी ने बड़े तूफानों का अनुभव किया था, तो वे कैसे नहीं जान सकते थे कि वह सिर्फ एक नाटक कर रहे थे। हालांकि इस छोटे गार्ड को स्वामी जू द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया था, अन्यथा वह उसे अकेले वर्षापात तारा पर नहीं लाती, न ही वह उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती और उसे प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने से रोकती। स्वामी जू के जागने के बाद शायद उन्हें स्वामी जू के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ अच्छे शब्द कहने के लिए उन पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। इससे भी अधिक, न केवल उन्होंने इस मामले की ग्रह तारा को रिपोर्ट नहीं की, उन्होंने इसे छिपाने के लिए उन तीनों के साथ सहयोग भी किया, जो पहले से ही एक बड़ा एहसान था। चाहे वह पक्षपात करना हो या उन्हें चुकाना हो, उन तीनों ने महसूस किया कि उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती के अनुरोध को संतुष्ट करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा नहीं था। अगर एक द्वितीय कोटि संत कल्टिवेटर अपनी ताकत में सुधार करना चाहता था, तो उन्हें उसे संतुष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। चुपचाप कुछ नजरें बदलते हुए उन तीनों ने तुरंत अपने दिलों में एक निर्णय लिया। हालिका ने कहा, अगर तुम अपनी ताकत को तेजी से सुधारना चाहते हो, तो एकमात्र तरीका परिश्रमपूर्वक कल्टिवेशन करना है। इस तरह की चीज में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। हर कोई अपनी ताकत थोड़ा थोड़ा करके हासिल करता है। लेकिन अचानक विषय बदलते हुए उन्होंने मुस्कुराया, मेरे पास तुम्हारे कल्टिवेशन की दक्षता में सुधार करने का एक तरीका है। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी, यह क्या है? हालिका के हाथ पर अंतरिक्ष वलय चमका और उनके हाथ में एक रंगीन ऑर्किड जैसी वस्तु दिखाई दी। इस ऑर्किड की पंखुड़ियां काफी अजीब थीं। पंखुड़ियां एक बच्चे के सिर की तरह खिल रही थी। इसकी चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट और थोड़ी उदास थी। स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड। किनारे पर लिन मू फेंग और मध्यम आयु वर्ग की महिला दोनों ने सदमे में चिल्लाया। जाहिर तौर पर हालिका ने ऐसा कीमती खजाना निकालने की उम्मीद नहीं की थी। एक पल के लिए उन तीनों ने विचारशील भावों के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूरकर देखा, जैसे कि उन्हें अभी एक बड़ा सौदा मिला था। इसका क्या उपयोग है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। हालिका ने गर्व से कहा, यह एक कल्टिवेशन सहायता है। अगर तुम इसे सीधे लेते हो तो तुम इसके रहस्यों को समझ जाओगे। लिन मू फेंग ने भी बीच में कहा, इस तरह की चीज काफी दुर्लभ है। पुराने हां ने इसके लिए दूसरों के साथ लड़ाई लड़ी थी। अतीत की दृश्य अभी भी उनके दिमाग में जीवंत है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने इसे लगभग 100 वर्षों तक रखा होगा, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक थे। मुझे लगा कि उन्होंने इसे पहले ही उपयोग कर लिया था। हालिका मुस्कुराए, एक उपयुक्त उम्मीदवार के बिना इसका क्या उपयोग है? ये वृद्ध मास्टर पहले से ही एक तृतीय कोटि मूल वापसी क्षेत्र कल्टिवेटर है। इस चीज का उपयोग करने से मेरी ताकत में ज्यादा सुधार नहीं होगा। मैं एक उपयुक्त कनिष्ठ को खोजने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस विशाल वर्षापात तारा पर कोई भी इस वृद्ध मास्टर की आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें तेज थी और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उन्होंने स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड लिया और इसे सीधे अपने हाथ पर एक अंतरिक्ष वलय में भर दिया। इन दोनों के बीच बातचीत से त्रिपाठी जीवप्ती भी स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड की कीमतीता को समझ गए, तो वह विनम्र कैसे हो सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती फिर लिन मू फेंग को देखने के लिए मुड़े। लिन मू फेंग सिर्फ हालिका की उदारता पर भावना के साथ आह भर रहे थे जब उन्होंने अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की निगाह से मुलाकात की और उनका चेहरा हिलने से नहीं रोक सका। तुरंत समझते हुए उन्होंने अपना सिर थपथपाया और कहा, इस लिन को याद है, एक चीज है जिसके साथ मैं छोटे भाई त्रिपाठी की मदद कर सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती का अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। स्पष्ट रूप से वह इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें लूटने के लिए चाहते थे, तो लिन मू फेंग अज्ञानी होने का नाटक कैसे कर सकते थे? अपने दिल के दर्द को दबाते हुए लिन मू फेंग ने अपने चेहरे पर एक बेफिक्र भाव डाल दिया। उनके अंतरिक्ष वलय ने चमका क्योंकि उन्होंने एक बोतल निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाते, त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे छीन लिया। लिन मू फेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कमजोर रूप से कहा, यह बर्फ तालाब क्रिस्टल सार है। बर्फ तारा पर बर्फ तालाब प्रतिबंधित क्षेत्र का एक उत्पाद है। हर 1000 साल में बर्फ तालाब क्रिस्टल सार का एक गिलास संघनित होता है, इसलिए मेरे पास बस इतना ही है। यह उपयोगी है। त्रिपाठी जीवप्ती ने संक्षिप्त रूप से बात की क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में जैड बोतल को देखा। इस जैड बोतल से एक ठंडी आभा निकल रही थी और इसकी दीवारों के माध्यम से त्रिपाठी जीवप्ती अंदर कुछ बर्फ सफेद पदार्थ देख सकते थे। यह ज्यादा नहीं था, केवल एक उंगली के नाखून के आकार का। बर्फ तालाब क्रिस्टल सार किसी की मन की स्थिति को स्थिर करने के लिए सबसे उपयोगी है। एक भी बूंद लेने से अंतहीन लाभ मिलेंगे। चूंकि छोटे भाई त्रिपाठी अपनी ताकत को तेजी से सुधारना चाहते हैं, ये चीज अपरिहार्य है, लिन मू फेंग ने समझाया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी और वह चौड़े मुस्कुराए। लिन मू फेंग द्वारा दी गई यह चीज हालिका के स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड का एक आदर्श पूरक थी। एक किसी के कल्टिवेशन की दक्षता में सुधार कर सकता था, जबकि दूसरा किसी की मन की स्थिति को स्थिर कर सकता था और तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने के बोझ और परिणामों को रोक सकता था। ये कहा जा सकता है कि यह चीज स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड के मूल्य के बराबर थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने संतुष्टि के साथ इसे अपने अंतरिक्ष वलय में डाल दिया। एपिसोड नंबर 1065।
लिन वुफेंग ने त्रिपाठी जीवप्ती को बर्फ तालाब क्रिस्टल सार की छोटी बोतल को दूर रखते हुए बेचैनी से देखा। उनका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान न देने का नाटक किया। त्रिपाठी जीवप्ती के फिर से बोलने का इंतजार किए बिना मध्यम आयु वर्ग की महिला मुस्कुराए और कहा, मेरे पास इन दोनों जितने खजाने नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो किसी की कल्टीवेशन की दक्षता में सुधार कर सकता है। अगर छोटे भाई को ये नापसंद न हो तो कृपया इसे ले लें। ऐसा कहते हुए उनके हाथ में अचानक एक छोटे झंडे जैसी वस्तु दिखाई दी। ये झंडे अलग अलग रंगों के थे, लाल, नारंगी, पीले और हरे। कुल मिलाकर 7 झंडे थे जो मजबूत विश्व शक्ति के उतार चढ़ाव को बाहर निकाल रहे थे। क्या ये कोई कलाकृति है? त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा हैरान थे, ये सोचकर कि इस कलाकृति का क्या उपयोग था कि यह वास्तव में किसी की कल्टीवेशन की दक्षता में सुधार कर सकती थी। यह सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडा एक मूल कोटि निम्न रैंक कलाकृति है। यदि इसे एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो ये विश्व शक्ति को इकट्ठा कर सकता है। मैं पहले इसका उपयोग कल्टीवेशन के लिए करती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ी मैंने इसे दूर रख दिया और लगभग 100 वर्षों तक इसका उपयोग नहीं किया है। अब मैं इसे छोटे भाई को दे दूंगी। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें फिर से चमक उठी क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से सोचा कि ये लोग वास्तव में हेंग लुओ वाणिज्य मंडल की शाखा के उच्चतम नेता होने के योग्य थे। जो चीजें उनमें से प्रत्येक लापरवाही से निकाल सकता था, वे ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें साधारण लोग देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास और कितने खजाने थे। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती पिछले 2 बार की तरह अधीर नहीं थे। मध्यम आयु वर्ग की महिला से सावधानीपूर्वक सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडा लेते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने विनम्रता से उन्हें धन्यवाद दिया। मध्यम आयु वर्ग की महिला हल्के से मुस्कुराए, अपने ज्ञान सागर की सुरक्षा को छोड़ दो और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इसे कैसे व्यवस्थित किया जाए। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और मध्यम आयु वर्ग की महिला ने एक ज़ैद उंगली बाहर निकाली और त्रिपाठी जीवप्ती के माथे पर टैप किया। एक पल में इस सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडा के विभिन्न कार्य त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा समझ लिए गए। सावधानी से इसका निरीक्षण करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडा से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि यह चीज केवल एक मूल कोटि निम्न रैंक कलाकृति थी, वर्तमान त्रिपाठी जीवप्ती के लिए यह एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था। इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता था और जब त्रिपाठी जीवप्ती को इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो वह इसे अपने किसी करीबी को दे सकते थे। ये स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड या बर्फ तालाब क्रिस्टल सार जितना मूल्यवान नहीं था, लेकिन ये कहीं अधिक व्यवहारिक था। कोई भी हो, उन तीनों ने बहुत प्रयास खर्च किया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी मुठ्ठियां जोड़ी और कहा, आप तीनों की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा वाला आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। आपका स्वागत है। हालिका हंसे, जब तक हम स्वामी जू को जगा सकते हैं, दिवालिया होने में क्या नुकसान है। उन्होंने एक वफादार और साहसी उपस्थिति डाली, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि उसमें कितनी ईमानदारी थी। क्यों न छोटे भाई को 2 और चंद्रदास मिल जाएं। लिन वुफेंग को अचानक कुछ याद आया और सुझाव दिया। चंद्रदास। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उन्हें संदेह से देखा। मध्यम आयु वर्ग की महिला का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उन्होंने थूका, ओ बदमाश, छोटा भाई अभी भी इतना छोटा है, फिर भी तुम उसे अच्छी चीजें नहीं सिखाते हो और केवल कुछ अपरंपरागत चालें सिखाते हो। जब स्वामी जू जागती हैं तो तुम इसे कैसे समझाओगे। लिन वुफेंग शर्मिंदा दिखे। 2 चंद्रदास में कोई समस्या नहीं है ना। मैं देख सकता हूँ कि छोटा भाई एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। तुम 2 चंद्रदासों के कारण अपना भविष्य नहीं रोकोगे। हाँ, अगर ये 2 हैं तो यह वास्तव में कोई समस्या नहीं होगी। हालिका ने भी सहमति व्यक्त की। एक चंद्रदास क्या है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्सुकता से पूछा जब उन्होंने उन्हें आपस में बात करते देखा। हालिका ने हल्के से खांसा और समझाया, चंद्रदास हमारी वाणिज्य मंडल द्वारा विशेष रूप से खेती की जाने वाली महिलाओं का एक प्रकार है। वे विशेष गुप्त कलाओं की कल्टीवेशन करती हैं और विशेष गोलियां लेती हैं ताकि जब वे एक निश्चित उम्र तक पहुंचे तो वे पुरुषों के साथ संभोग कर सकें। उनकी आदमियन में एक बहुत शुद्ध ऊर्जा होती है, इसलिए जो भी पुरुष पहली बार उन्हें लेता है वह उससे महान लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर छोटा भाई जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना चाहता है तो चंद्रदास सबसे अच्छा विकल्प है। यान को पूरक बनाने के लिए यिन तोड़ना। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा थोड़ा बदल गया। नहीं नहीं नहीं। लिन वुफेंग मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाया। मेरी वाणिज्य मंडल द्वारा विकसित विधि यान को पूरक बनाने के लिए यिन तोड़ने की एक साधारण विधि नहीं है। छोटे भाई को भी पता होना चाहिए कि कई कल्टीवेटर अपनी ताकत को तेजी से सुधारने के लिए बुराई गुप्त कलाओं की कल्टीवेशन करते हैं, यान को पूरक बनाने के लिए यिन तोड़ते हैं, लेकिन इस विधि के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा अशुद्ध और अशुद्ध होती है, जिससे उनकी युद्ध शक्ति उसी क्षेत्र में एक कल्टीवेटर की तुलना में बहुत कम हो जाती है। मेरी वाणिज्य मंडल कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। चंद्रदासों को अच्छी योग्यता और शरीर वाली महिलाओं से चुना जाता है और फिर उन्हें एक विशेष तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है ताकि जब उनकी आदमियन से ऊर्जा एक पुरुष को स्थानांतरित की जाती है तो यह उस पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालेगी। छोटे भाई के वर्तमान कल्टीवेशन के साथ उसी क्षेत्र के 2 चंद्रदासों को वश में करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मेरी वाणिज्य मंडल के चंद्रदासों में कोई समस्या होती तो उन्हें खरीदने के लिए इतने सारे लोग नहीं आते। हालिका ने भी सिर हिलाया। तुम भी मानव तस्करी में संलग्न हो।
त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विशाल हेंगलुओ वाणिज्य मंडल वास्तव में इतना छायादार होगा। ये सब सहमति से है। ये चंद्रदास गरीब परिवारों की साधारण लोग हैं। अगर मेरी वाणिज्य मंडल नहीं होती तो वे बुढ़ापे में मरने से पहले केवल कुछ दर्जन साल जीते। मेरी वाणिज्य मंडल उन्हें कल्टीवेशन सामग्री और वातावरण प्रदान करती है जिससे वे असाधारण कौशल रख सकते हैं। इसके अलावा एक चंद्रदास के एक पुरुष के साथ संभोग करने के बाद वे कल्टीवेशन जारी रख सकते हैं और अपनी ताकत में सुधार कर सकते हैं। अगर वे अपने मास्टर का पक्ष जीत सकते हैं तो महिमा और धन बस कोने के आसपास हैं। मेरी वाणिज्य मंडल छोड़ने वाले कई चंद्रदास काफी अच्छा जीवन जीते हैं, लिन मू फैंग ने समझाया, जाहिर तौर पर यह देखते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती इस तरह की चीज से कुछ हद तक घृणा करते थे। मध्यम आयु वर्ग की महिला शर्मा गई और एक शब्द भी नहीं बोली, लेकिन वह स्पष्ट रूप से चंद्रदासों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। चंद्रदासों की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ी देर सोचा इससे पहले कि अपना हाथ हिलाया और एक कड़वे चेहरे के साथ कहा, मुझे डर है कि स्वामी जू जागने पर पागल हो जाएंगी। त्रिपाठी जीवप्ती को यह स्वीकार करना पड़ा कि चंद्रदासों के विभिन्न लाभों के बारे में उन्हें सुनकर, विशेष रूप से उनकी ताकत को तेजी से सुधारने की उनकी क्षमता, त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में थोड़ा प्रलोभित थे। अभी वह बेसब्री से अपने कल्टीवेशन में तेजी से सुधार करना चाहते थे। हालांकि वह प्रलोभित थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर भी मना कर दिया। उनके अपने सिद्धांत थे, और चाहे हालिका और अन्य लोगों ने चंद्रदासों के लाभों के बारे में कितना भी डींग मारी हो, त्रिपाठी जीवप्ती को हमेशा महसूस हुआ कि यान को पूरक बनाने के लिए इन लेने में कुछ समस्याएं थीं जो उनके भविष्य के कल्टीवेशन के लिए हानिकारक होंगी। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हालिका ने कुछ अनुमोदन के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके जैसा एक युवा व्यक्ति इतने बड़े प्रलोभन को अस्वीकार कर सकता है। चंद्रदास न केवल लोगों को उनकी ताकत में सुधार करने में मदद कर सकते थे, उनमें से प्रत्येक को पुरुषों की सेवा करने के कई तरीके सिखाए गए थे। उनमें से प्रत्येक असीम आकर्षण रखता था और कई तरीकों में कुशल था। वे हमेशा तारामंडल क्षेत्र में युवा पुरुषों की डींग मारने का अधिकार रहे थे। अपने साथ एक या दो चंद्रदासों को ले जाने में सक्षम होना एक बड़ा सम्मान था। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल हर साल बड़ी संख्या में चंद्रदासों की कल्टीवेशन करता था, लेकिन उनके लिए आदेश अब कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। चंद्रदास अकेले पूरे हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के लिए आय का एक विशाल स्रोत थे और चंद्रदासों की कीमत लगातार बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी यह उन्हें खरीदने आने वालों के उत्साह को नहीं रोक सका। त्रिपाठी जीवप्ती के इनकार ने उन तीनों को हैरान कर दिया, जिससे उन्हें लगा कि यह युवा व्यक्ति कुछ हद तक असामान्य था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वामी जू ने उन्हें पसंद किया था और उन्हें अपना गार्ड चुना था। हालिका और अन्य लोगों के साथ थोड़ी देर बात करने और उनसे ज्वाला गोली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को जोंगेओ के महल में भेजने के लिए कहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती चले गए। एक बार फिर जोंगेओ के महल में लौटते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ऊर्जा से भरे हुए थे, जैसे कि उनके पास ऊर्जा की एक अटूट आपूर्ति थी। अरे बाप रे, स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड, बर्फ तालाब, क्रिस्टल सार। जोंगेओ ने त्रिपाठी जीवप्ती के सामने दो चीजों को देखा और बुदबुदाया, हालिका और लिन मू फैन वास्तव में उदार हैं, वास्तव में तुम्हें ऐसे खजाने दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि हेंगलुओ वाणिज्य मंडल में छोटी लड़की की स्थिति कम नहीं है। अदरक जितना पुराना होता है उतना ही मसालेदार होता है। जोंगेओ ने इन दोनों चीजों के नाम और उपयोग को एक नज़र में पहचान लिया। अपना ध्यान सप्तरंगी झंडे की ओर मोड़ते हुए जोंगेओ ने थोड़ी देर तक इसके साथ खेला, इससे पहले कि एक अजीब हंसी निकल पड़े। बच्चे, इन चीजों की मदद से ये वृद्ध मास्टर अनुमान लगाता है कि तुम बहुत कम समय में तृतीय कोटि संघ क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के योग्य किसी की कल्टीवेशन करना वास्तव में आसान है। बुजुर्ग जोंग, कुछ दिनों में हालिका और अन्य लोग ज्वाला गोली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री वितरित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बुजुर्ग जोंग उन्हें प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने जोंगेओ के हाथों से सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडा वापस लेते हुए कहा, जब तक तुम इस वृद्ध मास्टर की रसायन विद्या में बाधा नहीं डालते तब तक ठीक है। जोंगेओ ने खर्राटा लिया, अपनी छवि की परवाह किए बिना त्रिपाठी जीवप्ती के सामने झुकते हुए संदेह से पूछा, लेकिन इस वृद्ध मास्टर को एक चीज समझ में नहीं आती है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? कृपया बोले बुजुर्ग जोंग, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम अपनी महिला को बचाने के लिए एक गोली बनाना चाहते थे? तुम इन चीजों को वापस क्यों लाए? और क्या कर सकता हूँ? कल्टीवेशन। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। जोंगेओ चकित रह गए, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की है? तुम्हारे पास गोली बादल बनाने वाली ज्वलंत ज्वाला गोली बनाने के लिए केवल 1.5 साल है। ये पहले से ही थोड़ी जल्दबाजी है, फिर भी तुम कल्टीवेशन करने के मूड में हो। साधारण लोग सुअर काटने से पहले अपनी चाकू को तेज करते हैं, मेरे कल्टीवेशन में क्या गलत है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अनादरपूर्वक थूका, इसके शीर्ष पर मैं अभी भी ज्वलंत ज्वाला गोली बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक को याद कर रहा हूँ। हालिका ने कहा कि उन्हें अन्य औषधि तारा से स्थानांतरित करने में 4 महीने लगेंगे। अगर मैं कल्टीवेशन नहीं करता तो क्या मुझे बस बैठकर इंतजार करना चाहिए? ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या होगा अगर तुम्हारी ताकत तृतीय कोटि संघ क्षेत्र में सुधर जाती है? जोंगेओ यह नहीं समझ सका कि त्रिपाठी जीवप्ती बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं थे। शायद यह मामूली सफलता मुझे गोली बादल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने देगी। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए।
ज़ोंगवेओ ने उनकी ओर देखा जैसे कि वह एक मूर्ख को देख रहे थे, सीधा होते हुए, और कहा, जैसा तुम चाहो, ये वृद्ध मास्टर बस परिणामों का इंतजार करेगा। इस वृद्ध मास्टर को परेशान मत करो, ये वृद्ध मास्टर रसायन विद्या करने जा रहा है। ऐसा कहते हुए ज़ोंगवेओ बाहर चले गए, जबकि खुद से बुदबुदाते रहे कि गोलियां बनाना कितना मुश्किल था। त्रिपाठी जीवप्ती ने परवाह नहीं की और बस उन चीजों को दूर रख दिया जो वह वापस लाए थे। जब वह तैरते हुए महाद्वीप पर थे तो उन्होंने एक संत राजा कोटी की गोली बनाने और लू गुई चेन द्वारा उन पर लगाई गई मुहर को उठाने के लिए बहुत प्रयास खर्च किया था। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि उनके रसायन विद्या कौशल में सुधार नहीं हो सका, क्योंकि यह पूरी तरह से उनके क्षेत्र की बाधाओं के कारण था। उनका कल्टिवेशन बहुत कम था, इसलिए अगर वह एक उच्च कोटि की गोली बनाना चाहते थे तो उन्हें पहले अपनी ताकत में सुधार करने की आवश्यकता थी। हालिका को ड्रैगन कछुआ आत्मा फल को स्थानांतरित करने में लगे 4 महीने ने त्रिपाठी जीवप्ती को एक अच्छा बफर अवधि दी। स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड, बर्फ तालाब क्रिस्टल सार और सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडे सभी वे चीजें थीं जिन पर उन्होंने अपने कल्टिवेशन में सुधार करने के लिए भरोसा किया था। इन 4 महीनों में त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत विश्वास था कि वह तृतीय कोटि संत क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिस बिंदु पर ज्वलंत ज्वाला गोलियां बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एपिसोड नंबर 1066। ज़ोंगवेओ के महल के अंदर एक निश्चित कमरे में त्रिपाठी जीवप्ती पालथी मारकर बैठे थे। स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड को बाहर निकालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे निगल लिया। उनके गले से उनके पेट तक एक ठंडा एहसास फैल गया, क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने औषधीय क्षमताओं को घोलने के लिए चुपचाप अपनी गुप्त कला का संचालन किया। जल्द ही ये ठंडा एहसास उनके अंगों और हड्डियों तक फैल गया, उनके करोड़ों रोमछिद्रों को आराम दिया और उनके शरीर को बहुत पोषित किया गया था। गोली बादल बना सकने वाली ज्वलंत ज्वाला गोली बनाने के लिए, अपने कल्टिवेशन में तेजी से सुधार करने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती ने कोई प्रयास नहीं छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने इस घटना को एक आपदा नहीं माना, इसके विपरीत उन्होंने महसूस किया कि यह एक अवसर था। अब वह तारामंडल क्षेत्र में अकेले घूम रहे थे, बिना किसी दोस्त या परिवार के, बिना किसी समर्थन के। उनकी अपनी ताकत उनके अस्तित्व की नींव थी। ज़ुयू के बेहोश होने से त्रिपाठी जीवप्ती को अपने कल्टिवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। एक बुरी चीज जब दूसरे दृष्टिकोण से देखी जाती है तो अक्सर एक अच्छी चीज बन सकती है। त्रिपाठी जीवप्ती इन कुछ महीनों के कठिन कल्टिवेशन का लाभ उठाकर अपनी ताकत को अगले स्तर तक बढ़ा सकते थे, साथ ही अपने रसायन विद्या कौशल में भी सुधार कर सकते थे, जिससे उन्हें अपने कल्टिवेशन को पूरक बनाने और महान विकास हासिल करने की अनुमति मिल सके। ठंडे एहसास ने उन्हें तरोताजा महसूस कराया, जैसे कि वह पहले कभी इतने स्पष्ट दिमाग वाले नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक अपने भविष्य की एक अच्छी योजना और समझ थी, जिससे उनका मूड बहुत ज्यादा बदल गया। ज़ुयू की यहाँ तक कि सांसें अगले कमरे से आ रही थी। ज़ोंगवेओ ने पहले जिस विधि का उपयोग किया था वह केवल 1.5 साल तक उसकी जीवन शक्ति बनाए रख सकती थी। एक बार वह समय समाप्त हो जाने पर अगर उसे एक गोली से इलाज नहीं किया गया तो वह निस्संदेह मर जाएगी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती शुरुआत में जितने चिंतित थे उतने चिंतित नहीं थे। इसके विपरीत उनका दिल अब स्थिर पानी जितना शांत था। स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड की औषधीय क्षमताएं अपनी भूमिका निभाती रहीं, लेकिन हालिका ने त्रिपाठी जीवप्ती को स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि इतना कीमती खजाना उनके कल्टिवेशन की दक्षता में कैसे सुधार कर सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी अपने शरीर में बदलाव महसूस किए, पता लगाना चाहते थे। अचानक उनके पूरे शरीर पर ठंडा एहसास उनके सीने की ओर अभिसरण हुआ। स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड की औषधीय क्षमताएं बहुत कम समय में एक ही स्थान पर संघनित हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह से अपने कपड़े खोल दिए, अपना मजबूत शरीर दिखाते हुए इससे पहले कि अपने सीने पर नीचे देखा। एक सुनहरे ड्रैगन की छाया तेजी से गुजरी। वह ड्रैगन सम्राट की विरासत थी। सुनहरा ड्रैगन टैटू लगातार एक जीवित प्राणी की तरह घूम रहा था, कभी त्रिपाठी जीवप्ती के सामने, कभी उनकी पीठ पर, जबकि बर्फीला फीनिक्स टैटू उनकी पीठ पर मजबूती से बना रहा, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। ये सुयान से संबंधित फीनिक्स महारानी विरासत थी। त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर इसके लिए केवल एक अस्थायी निवास था। एक बार जब त्रिपाठी जीवप्ती सुयान को ढूंढ लेते तो वह इसे उसे सौंप सकते थे। इस क्षण उनके सीने में कुछ काली की हल्की हल्की इकट्ठी हो रही थी। काली की एक भूत की तरह उदास थी, गहरी और अंधेरी। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे सावधानी से महसूस किया, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। वह शांत हो गए और चुपचाप इंतजार किया। थोड़ी देर बाद उनके सीने पर अधिक से अधिक काली की इकट्ठी हुई, सघन और सघन होती गई, हल्के से एक स्पष्ट पैटर्न बनाती गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे सावधानी से देखा, लेकिन वह नहीं समझे। लगभग आधे दिन तक इंतजार करने के बाद उनके सीने में ठंडा एहसास अचानक गायब हो गया। उसी समय अस्पष्ट रेंगने वाला पैटर्न जल्दी से जम गया और स्पष्ट हो गया। ये वास्तव में एक बच्चे के चेहरे का पैटर्न था, जिसमें अलग अलग चेहरे की विशेषताएं थीं। यह ऐसा था जैसे त्रिपाठी जीवप्ती के सीने पर एक अतिरिक्त सिर था, जिससे वह बेचैन और भयावह महसूस कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती अवाक थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड का सेवन करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। जब वह अभी भी सदमे में थे, उन्होंने देखा कि उनके सीने पर बच्चे का मुंह अचानक खुल गया, एक वेल की तरह पानी चूस रहा था, आसपास की विश्वशक्ति को पागलपन में निगल रहा था। एस्टरिस्क हुची ची, एस्टरिस्क
कमरे के अंदर हवा का एक झोंका उमड़ पड़ा और विश्व शक्ति की एक अकल्पनीय मात्रा त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में बच्चे के मुंह की चूसना शुरू होते ही बह गई। एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती ने शारीरिक और मानसिक रूप से आरामदायक महसूस किया। उनके शरीर को बहुत सारी ऊर्जा मिली, उनकी मेरिडियन रेंग गई, विश्व शक्ति को स्वीकार कर लिया और उनकी गुप्त कला के प्रभाव में इसे अपनी ताकत में बदल दिया। अद्भुत! त्रिपाठी जीवप्ती बहुत खुश हुए और अपनी आंखें बंद कर ली, स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड द्वारा उन्हें लाए गए लाभों को महसूस करते हुए। स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड को निगलने के बाद हालांकि उनके सीने पर पैटर्न बहुत प्रभावशाली नहीं लग रहा था, इसके प्रभाव वास्तविक थे। इस तरह भले ही त्रिपाठी जीवप्ती कल्टिवेशन नहीं करते, स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड के प्रभाव में वह लगातार विश्व शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होंगे, जिसकी गति और दक्षता उनके परिश्रम पूर्वक कल्टिवेशन करने की तुलना में भी अधिक होगी। बच्चे का पैटर्न हर 30 सांस में निगलेगा और थूकेगा, विश्व शक्ति को त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में सक्रिय रूप से अवशोषित करेगा, जिससे वह मजबूत हो सके। हर बार जब यह निगलता और थूकता था तो विश्व शक्ति की एक आश्चर्यजनक मात्रा होती थी। हालिका का उपहार वास्तव में वही था जिसकी त्रिपाठी जीवप्ती ने उम्मीद की थी। त्रिपाठी जीवप्ती अपना अधिकांश समय सड़क पर बिताते थे, इसलिए जब वह चल रहे होते थे तो उनके पास कल्टिवेशन करने का शायद ही कोई अवसर होता था। अगर यह स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड अपनी भूमिका निभाना जारी रखता तो उनकी ताकत में सुधार न होना मुश्किल होगा। भविष्य में भले ही वह सड़क पर हो या लड़ रहे हों, वह कल्टिवेशन की स्थिति बनाए रख सकते थे। दुर्भाग्य से हालिका के अनुसार स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड की भूमिका समय के साथ छोटी होती जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल बाद गायब हो जाएगी। इसके शीर्ष पर इस चीज को ढूंढना बेहद मुश्किल था, और अगर 1 या 2 कभी कभार मिल जाते थे तो उन्हें दूसरों द्वारा छीन लिया जाता था। इस चीज को छीनने के लिए हालिका ने दूसरों के साथ कई बार लड़ाई लड़ी थी। 2 या 3 साल काफी से अधिक थे। स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड लेने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने बर्फ तालाब क्रिस्टल सार निकाला और थोड़ी मात्रा में अपने मुंह में डाला। बर्फ तालाब क्रिस्टल मज्जा का एक उत्पाद था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से ठंडा था। त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा हिल गई क्योंकि उन्होंने अनजाने में एक ईथर भावना महसूस की, जैसे कि उनकी आत्मा शुद्ध हो रही थी। एक अजीब शक्ति उनके मुंह में लहरदार हुई और उनके पेट में बह गई, जहां इसे उनके शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया और तेजी से त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में इकट्ठा हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती का ज्ञान सागर, जो उनकी उत्तेजना और खुशी के कारण कुछ हद तक अशांत हो गया था, तुरंत शांत हो गया, बिना किसी लहर के। त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा भी इस क्षण में ऊर्ध्वपातन हो गई थी, उनका मूड एक प्राचीन कुएं जितना शांत हो गया था। जब बर्फ तालाब क्रिस्टल सार ने असर किया तो त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक एक अद्भुत एहसास हुआ, जैसे कि वह दूर खड़े थे और अपने शरीर में हो रहे सभी बदलावों का अवलोकन कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में निहित यादें, साथ ही उनके द्वारा अनुभव किए गए दृश्य त्रिपाठी जीवप्ती के दिमाग में कौंध गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने उस सड़क की समीक्षा की जिस पर वह चले थे, जिन लोगों का उन्होंने अनुभव किया था, जिन असफलताओं का उन्होंने सामना किया था, जिन खुशियों और निराशाओं का उन्होंने अनुभव किया था, वे सभी फिर से एक बार फिर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने जीवन के 20-30 साल के सफर से गुजरे। उन्होंने कई विवरण देखे जिन्हें उन्होंने पहले अनदेखा कर दिया था, और उन्होंने कई पछतावे देखे। इन विवरणों और पछतावों को देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की मन की स्थिति में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगे। त्रिपाठी जीवप्ती अधिक परिपक्व और अधिक अनुभवी हो गए। जैसे ही उनकी मन की स्थिति बदली, त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में भी कुछ अनोखे बदलाव होते हुए लगे। समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ गया। यह एक संकेत था कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही थी, जबकि समुद्र का रंग गहरा और सघन हो गया। यह एक संकेत था कि उनकी आत्मा मजबूत हो रही थी। 6 रंगों के द्वीप पर 6 रंगों की चमक ने त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर को प्रकाशित किया, जिससे इसे पहले की तुलना में अधिक चमकदार चमक मिली। यहाँ तक कि आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े जो द्वीप पर रह रहे थे, वे भी पहले की तुलना में अधिक खुश हो गए। 6 रंगों वाली आत्मा गर्म करने वाली कमल द्वारा उत्पादित शक्ति को खा रहे थे। जल्द ही आत्मा भक्षण करने वाले कीड़ों की संख्या एक सीमा तक पहुंच गई। वे सभी एक साथ अपने साथियों पर हमला करने लगे, अपने साथियों के शरीर को खा गए और कमजोरों को खत्म कर दिया। शक्तिशाली आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े और भी शक्तिशाली हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती ये सब जानते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं रोका, इसके बजाय शांत होकर देखते रहे। आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े पहले उनका तुरुप का पत्ता हुआ करते थे, जो एक संत क्षेत्र कल्टिवेटर के लिए एक निश्चित खतरा पैदा करने में सक्षम थे और आसानी से एक उत्कृष्ट कल्टिवेटर को मार सकते थे। हालांकि तारामंडल क्षेत्र तक पहुंचने के बाद आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े अब ज्यादा उपयोगी नहीं थे। तारामंडल क्षेत्र के अंदर अनगिनत संत क्षेत्र कल्टिवेटर और संत राजा क्षेत्र कल्टिवेटर थे, इसलिए आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ये देखने के लिए उत्सुक थे कि ये छोटे विदेशी प्राचीन कीड़े, जो केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को खा सकते थे, इस समय के बाद किस तरह के बदलावों से गुजरेंगे और क्या वे फिर से उपयोगी होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती को ताकत की सख्त जरूरत थी। आत्मा भक्षण करने वाले कीड़ों की लड़ाई बहुत भयंकर थी। छोटे कीड़े एक के बाद एक अपने साथियों द्वारा खाए गए। जो बच गए वे हमेशा अभिजात वर्ग थे, और ये कीड़े पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। आखिरकार
6 रंगों के द्वीप पर आंतरिक लड़ाई समाप्त हो गई और आत्मा भक्षण करने वाले कीड़ों की संख्या 10,000 में 1 तक कम हो गई थी। वे सभी एक गहरी नींद में गिर गए थे। उन्हें अपनी दिव्य भावना से स्वीप करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि उनमें से प्रत्येक एक रेशम के कीड़े की तरह था जिसने अपने चारों ओर एक कोकून बना लिया था। इन कोकूनों से जीवन के हल्के निशान देखे जा सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब और ध्यान नहीं दिया और अपनी दिव्य भावना को जारी किया। महल के बाहर पहुंचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडे निकाले और मध्यम आयु वर्ग की महिला ने उन्हें जो तरीका सिखाया था उसके अनुसार अपनी ताकत उनमें डाली और उन्हें चारों ओर फेंक दिया। छोटे झंडे अचानक आकार में बढ़ गए और त्रिपाठी जीवप्ती के चारों ओर एक अजीब पैटर्न में व्यवस्थित हो गए, हवा में फड़फड़ाते हुए। 7 झंडों के बीच किसी तरह का अगोचर संबंध था और इस संबंध ने सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडे को एक तरह का स्पिरिट एरे बनाने की अनुमति दी। हवा चली और दूरी के पेड़ हिलने लगे। विश्व शक्ति की एक बड़ी मात्रा 7 रंगों के झंडों की ओर आकर्षित होती हुई लगी, जिससे आकाश में बादल रंग बदलने लगे। त्रिपाठी जीवप्ती गतिहीन रहे क्योंकि उन्होंने कुछ कल्टिवेशन गोलियां निकाली और अपने मुंह में भर दी, जबकि अपने हाथ में एक उच्च गुणवत्ता वाला सन क्रिस्टल पकड़ा हुआ था। महल के अंदर ज़ोंगएओ, जो रसायन विद्या कर रहे थे, उन्होंने बाहर कुछ देखा और अपनी हरकतों को रोक दिया। अपनी दिव्य भावना को जारी करते हुए उन्होंने जल्द ही पता चला कि बाहर क्या चल रहा था। यह अनुचित है, यह अनुचित है। ज़ोंगएओ बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। जब यह वृद्ध मास्टर कमजोर था तो कोई भी उसे ऐसी अच्छी कल्टिवेशन स्थितियां प्रदान करने में सक्षम नहीं था। यह अनुचित है। ज़ोंगएओ को थोड़ी ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सका। स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड, बर्फ तालाब क्रिस्टल सार, सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडे। इससे भी अधिक, इस 3000 किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर विश्व शक्ति को इकट्ठा करने के लिए कई स्पिरिट एरे व्यवस्थित किए गए थे। इन विभिन्न प्रभावों को एक साथ जोड़ने से बाहर छोटे मूर्ख की कल्टिवेशन की गति एक अविश्वसनीय डिग्री तक बढ़ गई थी। यह उस गति के बराबर था जिस पर एक शून्य पर वापस लौटो चरण कल्टिवेटर स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की को अवशोषित करता था। अगर यह गति जारी रहती है तो उसे अपने वर्तमान क्षेत्र को तोड़ने और एक उच्च क्षेत्र में कदम रखने में केवल कुछ महीने लगेंगे। ज़ोंगएओ को आश्चर्य हुआ कि क्या इस छोटे मूर्ख का शरीर इसका सामना कर सकता है। विश्व शक्ति को इकट्ठा करने का इस तरह का पागलपन एक संत क्षेत्र कल्टिवेटर का सामना करने योग्य नहीं था। अगर विश्व शक्ति बहुत तेजी से इकट्ठी होती है और उसे समय पर पचाने और अवशोषित करने में असमर्थ होता है तो ये केवल शरीर के लिए एक बड़ा बोझ पैदा करेगा। अगर कुछ गलत होता है तो उसकी मेरिडियन फट जाएगी और उसकी नींव क्षतिग्रस्त हो जाएगी। उस समय लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। एपिसोड नंबर 1067। ज़ोंगएओ की चिंताएं निराधार नहीं थीं। यहाँ तक कि जब एक महान शक्ति अपने युवा शिष्यों को प्रशिक्षित करती थी तो वे उन्हें उनकी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ने देते थे। ऐसा करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब जो त्रिपाठी जीवप्ती कर रहे थे वह स्पष्ट रूप से उस सीमा से कहीं अधिक था जो उनके स्तर का एक कल्टिवेटर सहन कर सकता था। यहाँ तक कि एक संत राजा प्रथम या द्वितीय कोटि कल्टिवेटर भी इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती मरते हैं या नहीं, इसका ज़ोंगएओ से कोई लेना देना नहीं था। ज़ोंगएओ को केवल उस शर्त की परवाह थी जो उन्होंने उससे पहले लगाई थी कि क्या वह वास्तव में गोली बादल के साथ ज्वलंत ज्वाला गोली बना सकता है या नहीं। ज़ोंगएओ को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद रखी कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में वैसा ही कर सकता है जैसा उसने कहा था और उसे अपनी हार का विश्वास दिला सकता है। गोली नस उनके जीवन का लक्ष्य था और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने अपनी ऊंची स्थिति और धन को छोड़ दिया था, यहाँ गोलियां बनाने का चयन किया था। उन्होंने 100 साल गोलियां बनाने में बिताए थे और किसी और से ज्यादा वह अपने हाथों में मायावी गोली नस या गोली बादल को पकड़ने के लिए एक विश्वसनीय तरीका ढूंढना चाहते थे। इसलिए भले ही यह सिर्फ थोड़ी सी उम्मीद थी, ज़ोंगएओ मदद नहीं कर सका, लेकिन इसे अंत तक देखना चाहता था। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती के साथ कोई दुर्घटना हो। उनकी चिंताएं सब व्यर्थ थीं। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडा स्पिरिट एरे की व्यवस्था करने और कल्टिवेशन शुरू करने के बाद ज़ोंगएओ ने पूरे 1 महीने तक रसायन विद्या नहीं की। इसके बजाय महल के एक कोने से चुपचाप उनका अवलोकन किया। उन्हें ये जानकर झटका लगा कि इस छोटे मूर्ख का शरीर उनकी कल्पना से परे जीवन शक्ति के साथ फूट रहा था। उन्हें ये जानकर झटका लगा कि इस छोटे मूर्ख की जीवन शक्ति, जो एक संत राजा क्षेत्र कल्टिवेटर को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त थी, इस छोटे मूर्ख द्वारा थोड़ी सी भी असुविधा के बिना आसानी से अवशोषित कर ली गई थी। उन्हें ये जानकर और भी झटका लगा कि इस छोटे मूर्ख की ताकत वास्तव में दिन ब दिन बढ़ रही थी। उन्होंने न केवल असुविधा का कोई भाव नहीं दिखाया, बल्कि वह हर दिन अच्छे मूड में भी लगे, जिससे ज़ोंगएओ लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक हल्की पीली आभा चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर के चारों ओर जलने लगी। पहले इस आभा का रंग स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक विश्व शक्ति इसमें प्रवाहित हुई, यह उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गई। एक मोटी विश्व शक्ति आभा एक घने कोहरे की तरह बिना विचलित हुए उनके चारों ओर मंडराती रही। ज़ोंगएओ का कई 100 एकड़ का औषधि क्षेत्र एक घने कोहरे से ढका हुआ था और औषधि क्षेत्र में लगाए गए जड़ी बूटियां सामान्य से तेजी से बढ़ रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिकी की इतनी घनी एकाग्रता के साथ अगर जड़ी बूटियां तेजी से नहीं बढ़ती तो यह अजीब होगा।
एक समय के लिए ये पर्वत घाटी वर्षापात तारा पर सबसे अमीर विश्व शक्ति वाला स्थान बन गई। यहाँ तक कि वो पर्वत महल जहाँ हेंगलुओ वाणिज्य मंडल की शाखा स्थित थी, वह भी इस जगह से कहीं कमतर थी। अपनी खुद की ताकत के साथ उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र में विश्व शक्ति के प्रवाह को बदल दिया था, इस जगह को एक स्वर्ग में बदल दिया था। ज़ोंगएओ ने अपना अधिकांश जीवन जिया था, लेकिन कभी भी ऐसी अजीब घटना का सामना नहीं किया था। तुम कौन हो? ज़ोंगएओ उलझन में थे और धीरे धीरे सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उनकी सभी चिंताएं एक कुत्ते के पेट में डाली गई थी। 1 महीने के अवलोकन के बाद उन्होंने अब त्रिपाठी जीवोक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया। रसायन विद्या कक्ष में गए, कई दर्जन गोली भट्टियां सक्रिय की और अपने रसायन विद्या करियर की शुरुआत की। वह आखिरकार समझ गए कि त्रिपाठी जीवोक्ति के राक्षसी स्तर के साथ कल्टीवेशन के कारण उनके लिए समस्याएं होना बिल्कुल असंभव था। ज़ोंगएओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि त्रिपाठी जीवोक्ति लगातार अपने मुंह में कल्टीवेशन गोलियां फेंक रहे थे। उनके हाथ में उच्च रैंक सन क्रिस्टल एक के बाद एक बदल रहे थे। उनकी वर्तमान ताकत की परवाह किए बिना वह निश्चित रूप से भविष्य में तारामंडल क्षेत्र के क्षेत्र में एक चमकदार नया सितारा बन जाएंगे। ज़ोंगएओ ने निष्कर्ष निकाला। हर 3 महीने में एक बार ज़ोंगएओ को जड़ी बूटियां देने के अवसर का लाभ उठाते हुए लिन वुफेंग ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें कुछ विशेष अंतरिक्ष वलय सौंपे। ये अंतरिक्ष वलय त्रिपाठी जीवोक्ति को आवश्यक सभी जड़ी बूटियों से भरे हुए थे। बेहोश सू यू का इलाज करने के लिए लिन वुफेंग और अन्य लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया था। ये जड़ी बूटियां सभी उनके अपने पैसे से खरीदी गई थी और हेंगलुओ वाणिज्य मंडल को वापस नहीं की जा सकती थी। इन सभी जड़ी बूटियों को खरीदने के बाद इन लोगों का धन लगभग आधा कम हो गया था। ज़ोंगएओ ने अंतरिक्ष वलय लिया और महल का दरवाजा बंद कर दिया। लिन वुफेंग को अंदर आकर थोड़ी देर बैठने की भी अनुमति नहीं दी। लिन वुफेंग ने कोई नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की और बस बाहर खड़े रहे। औषधि क्षेत्र में विश्व शक्ति के सागर को घूरते रहे। उनकी आंखें तेजी से चमक रही थी। विश्व शक्ति बाधाओं की परतों के माध्यम से उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति के बारे में कुछ असाधारण खोजा। कौन सा सन क्षेत्र कल्टिवेटर इतनी पागलपन में कल्टिवेशन कर सकता है? उनकी मुद्रा को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह लंबे समय से कल्टिवेशन कर रहे थे, लेकिन उनमें कुछ भी गलत नहीं था। किसी भी चीज की परवाह किए बिना इस लड़के की शारीरिक शक्ति स्पष्ट रूप से असाधारण थी। थोड़ी देर तक अवलोकन करने के बाद लिन वुफेंग चुपचाप चले गए। त्रिपाठी जीवोक्ति को परेशान नहीं किया। जैसे जैसे सूरज और चांद उगते गए, त्रिपाठी जीवोक्ति औषधि क्षेत्र के बीच में बैठे रहे। उनके सीने पर बच्चे का चेहरा टैटू लालची रूप से विश्व शक्ति को निगल रहा था। सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडे भी लगातार अपनी भूमिका निभा रहे थे, उनकी ओर विश्व शक्ति की एक बड़ी मात्रा इकट्ठा कर रहे थे। बर्फ तालाब क्रिस्टल सार का प्रभाव थोड़ा भी कमजोर नहीं हुआ था, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति की मन की स्थिति पहले की तरह शांत रही। कल्टीवेशन में सहायता के लिए एक के बाद एक गोली लेने के बाद उनके पास बचे कुछ 100 उच्च रैंक सन क्रिस्टल पूरी तरह से उपयोग हो गए थे। त्रिपाठी जीवोक्ति कभी भी उतने पागलपन में और लगातार कल्टीवेशन नहीं कर पाए थे जितना कि वह अब थे। जैसे ही उनके द्वितीय कोटि सन क्षेत्र कल्टीवेशन में लगातार वृद्धि हुई, उनके शरीर में निहित शक्ति बड़ी और बड़ी होती गई। धीरे धीरे तृतीय कोटि सन क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गई। आखिरकार एक दिन एक काला शैतानी ज्वाला अचानक उनके शरीर से निकली, अंतहीन रूप से गिरती रही, जैसे कि वह पूरी दुनिया को जलाना चाहती हो। महल के बाहर ज़ोंगएओ का चेहरा ठंडा था, क्योंकि उन्होंने दूर से त्रिपाठी जीवोक्ति के बदलावों को चुपचाप देखा। शैतानी ज्वाला मजबूत और मजबूत होती गई और धीरे धीरे त्रिपाठी जीवोक्ति के शरीर से निकलने वाली शैतानी ज्वाला जीवित हो गई, एक विशाल ड्रैगन के आकार में संघनित हो गई। उनके शरीर की सतह पर तैरता सुनहरा ड्रैगन भी उत्तेजित होता हुआ लगा और तेजी से हिलने लगा। एक जोरदार ड्रैगन गर्जना बजी, क्योंकि सुनहरा ड्रैगन त्रिपाठी जीवोक्ति के शरीर से बाहर उड़ गया और शैतानी ज्वाला के साथ विलीन हो गया, बादलों के माध्यम से रेंगते हुए। समय समय पर स्याही काला ड्रैगन एक सुनहरा प्रकाश के साथ खिलता था, जिसने दुनिया को घेर लिया था। सुनहरा ड्रैगन ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और विश्व शक्ति को निगलना शुरू कर दिया। हर बार जब यह निगलता था तो घने कोहरे में धन की पर्वत घाटी थोड़ी स्पष्ट हो जाती थी। लगभग 1 दर्जन सांसों के बाद यहाँ जमा हुई सभी विश्व शक्ति को सुनहरे ड्रैगन द्वारा अवशोषित और आत्मसात कर लिया गया, क्योंकि मूल रूप से पिच काला पर्वत घाटी स्पष्टता में बहाल हो गया था। एक और ड्रैगन गर्जना बजी, क्योंकि जलता हुआ सुनहरा ड्रैगन नीचे झपट पड़ा और सीधे त्रिपाठी जीवोक्ति के शरीर में भाग गया। त्रिपाठी जीवोक्ति का शरीर हिंसक रूप से हिल गया, क्योंकि उनसे एक अदृश्य शॉकवेव अचानक फैल गई। जहां भी यह गुजरी, रेत और पत्थर हवा में उड़ गए, पेड़ हिल गए और पेड़ उखड़ गए और दूर उड़ गए। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके आर पार एक हल्की रोशनी कौंध गई, क्योंकि उनके शरीर की चारों ओर की रोशनी तेजी से अभिसरण हुई और गायब हो गई। तृतीय कोटि संत। एक पागलपन भरी एकांतवास के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति आखिरकार तृतीय कोटि संत क्षेत्र में कदम रख चुके थे। ऐसा कल्टीवेशन जब तोंगहुआन क्षेत्र में रखा जाता था तो पहले से ही शीर्ष अस्तित्वों में से एक था। चाहे वह राक्षस कमांडर झांग युआन, उनके 4 राक्षस जनरल अधीनस्थ मेंग हुया, चुलिंगजियो, थंडर ड्रैगन, बोराबेल या अन्य राक्षस जाति महान वरिष्ठ थे, उन सभी ने तृतीय कोटि संत क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। बस इतना ही कि इस क्षेत्र में उनके बीच थोड़ा अंतर था। आज त्रिपाठी जीवोक्ति वास्तव में इन मास्टरों की समान ऊंचाई पर खड़े थे।
हालांकि जब पूरे टोंग हुआन क्षेत्र के क्षेत्र को देखते हैं तो ऐसा कल्टिवेशन वास्तव में बहुत खराब था। अगर किसी के पास कोई संबंध नहीं होता तो वे किसी भी महान शक्ति पर भरोसा करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे कल्टिवेशन वाला एक कल्टिवेटर टोंग हुआन क्षेत्र के क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ था, और हालांकि वे पदानुक्रम के निचले भाग में नहीं थे, उनके पास ज्यादा स्थिति नहीं थी। छोटे मूर्ख, बधाई हो, ज़ोंग-येओ आगे बढ़े। ज़ोंग-येओ आगे बढ़े, तुम्हें तृतीय कोटि संघ क्षेत्र में प्रवेश करने में केवल 3 महीने लगे। हालांकि यह एक शक्तिशाली कलाकृति की मदद से था, यह अभी भी इस वृद्ध मास्टर की उम्मीदों से परे था। मैंने सोचा था कि तुम्हें इसे पूरा करने में कम से कम 5 या 6 महीने लगेंगे। ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा काफी अच्छी है। बहुत धन्यवाद बुजुर्ग ज़ोंग। त्रिपाठी जीवोक्ति उठे नहीं और बस हल्के से सिर हिलाया, ज्यादा उत्तेजना या निराशा नहीं दिखाई, जैसे कि सब कुछ एक स्वाभाविक मामला था। ज़ोंग-येओ हैरान थे, ये जानते हुए कि त्रिपाठी जीवोक्ति की मन की स्थिति ने उनकी ताकत में तेजी से वृद्धि के कारण कोई दोष नहीं दिखाया था, ये जानते हुए कि यह सब बर्फ तालाब क्रिस्टल सारो और उनके अपने दृढ़ता के कारण था। बुजुर्ग ज़ोंग, क्या हालिका से कोई खबर है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने पूछा। पिछली बार लिन मूफेंग ने जड़ी बूटियों के कुछ वलय वितरित किए थे, लेकिन केवल ड्रैगन कछुआ आत्मा फल गायब है। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि हालिका वर्तमान में इसे एक और औषधि तारा से स्थानांतरित कर रहे हैं और इसे 1 या 2 महीने में आना चाहिए, ज़ोंग-येओ ने आराम से कहा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि उनका हालिका और अन्य लोगों के साथ गहरा संबंध नहीं था, वह ये भी जानते थे कि दूसरा पक्ष इस मामले पर लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए ड्रैगन कछुआ आत्मा फल का आगमन केवल समय की बात थी। मैं अपने गुरु को देखने जा रहा हूँ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने कहा। सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडे को दूर किए बिना खड़े हो गए। कमरे के अंदर ज़ुयू अभी भी सोती हुई लगी। उनका भाव शांत था, लेकिन शायद इसलिए कि कोई भी लंबे समय से उनसे मिलने नहीं आया था, उनके चेहरे पर धूल की एक मोटी परत जमा हो गई थी। उनके मोहक चेहरे को देखते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने कुछ साफ पानी पाया और उन्हें साफ किया। शायद बर्फ तालाब क्रिस्टल सार के प्रभाव के कारण त्रिपाठी जीवोक्ति ने यह सब उदासीनता से किया। उनके मूड में थोड़ी भी उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे कि वह उनके साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि इस बार ज़ुयू को बचाने के बाद वह तुरंत उससे सभी संबंध तोड़ देंगे, चाहे वह उनसे बदला लेना चाहती थी या नहीं। त्रिपाठी जीवोक्ति उससे कुछ भी लेना देना नहीं चाहते थे। ज़ुयू से उनकी निकटता एक मजबूर थी, सुयान और शा नीनचांग के लिए उनकी भावनाओं के विपरीत, जो अगोचर और अगोचर थी। त्रिपाठी जीवोक्ति का मानना था कि ज़ुयू भी वैसी ही थी। इस महिला के स्वभाव के साथ एक बार जब वह आत्मा श्रृंखलाओं से बंधी नहीं रहेगी तो वह अपनी प्रतिष्ठा और अपने रहस्यों की रक्षा के लिए उसे तुरंत मार डालेगी। कारण चाहे जो भी हो, वह त्रिपाठी जीवोक्ति को इस दुनिया में जीने की अनुमति नहीं देगी। इस भावनात्मक उलझन के बाद उन दोनों का दुश्मन बनना तय था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति फिर से महल के बाहर गए, जहां वह पहले कल्टिवेशन कर रहे थे, वहीं बैठ गए और अपनी गुप्त कला का संचालन करना जारी रखा। अभी तृतीय कोटि संघ क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बर्फ तालाब क्रिस्टल सार के साथ अपनी मन की स्थिति को स्थिर करने के लिए त्रिपाठी जीवोक्ति को अपनी मन की स्थिति में किसी भी दोष के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें अभी भी कम से कम समय में अपने कल्टिवेशन को स्थिर करने की आवश्यकता थी। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह अपनी वर्तमान नींव पर निर्माण कर सके और अगले स्तर तक पहुंच सके। त्रिपाठी जीवोक्ति को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह जानते थे कि कुछ वर्षों के भीतर उनके लिए संत राजा क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव होगा। उनकी एकमात्र उम्मीद यह थी कि वह स्वर्गीय आत्मा भूत ऑर्किड की अवधि को बर्बाद किए बिना अपने कल्टिवेशन को और आगे बढ़ा सके। ये चीज केवल 2 से 3 साल तक चल सकती थी, इसलिए हर दिन जो गुजरता था वह एक दिन कम उपयोगी था। एपिसोड नंबर 1068। आधा महीने बाद हालिका ने ड्रैगन कछुआ आत्मा फल वितरित किया, जिसका उन्होंने वादा किया था, और इसे ज़ोंग-येओ को सौंप दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति, जो अभी भी कल्टिवेशन कर रहे थे, पर एक नजर डालते हुए हालिका जल्दी से चले गए। उन्होंने वह सब कुछ कर दिया था जिसका उन्होंने वादा किया था, इसलिए स्वामी ज़ू सुरक्षित रूप से जाग सकती है या नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे। वे केवल इंतजार कर सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे कि ज़ोंग-येओ में वास्तव में गोली बादल बनाने की क्षमता थी। उन्हें नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवोक्ति को रसायन विद्या करने की आवश्यकता थी, और ज़ोंग-येओ उन्हें बहुत ज्यादा समझाने में बहुत आलसी थे। समय तेजी से गुजरा और 1 और महीने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति धीरे धीरे उठ गए, सप्तरंगी आत्मा संग्रहण झंडे को दूर रख दिया और कुछ अनिच्छा के साथ ज़ोंग-येओ के महल में वापस चले गए। पिछले कुछ महीनों में उन्हें जो कल्टिवेशन वातावरण मिला था वह तब से भी बदतर नहीं था जब वह तैरते हुए महाद्वीप पर थे। उनके तृतीय कोटि संघ क्षेत्र कल्टिवेशन को अच्छी तरह से समेकित कर दिया गया था और वह अब संत राजा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए समय और ताकत की संचय का उपयोग कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या वह भविष्य में फिर से इतना अच्छा अवसर प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए निश्चित रूप से वह अपने कल्टिवेशन को बाधित करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन अपने स्वयं के जीवन के लिए उनके पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ोंग-येओ इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही त्रिपाठी जीवोक्ति महल में चले गए, ज़ोंग-येओ ने कुछ अंतरिक्ष वलय फेंक दिए और मुस्कुराए, ज्वलंत ज्वाला गोली बनाने के लिए आवश्यक सभी जड़ी बूटियां यहाँ हैं।
हालिका और अन्य लोगों ने तुम्हारे लिए 2000 सेट सामग्री तैयार करने की पूरी कोशिश की है। वे सभी संत राजा कोटि के हैं। ये वृद्ध मास्टर देखना चाहेंगे कि तुम गोली बादल के साथ ज्वलंत ज्वाला गोली बनाने की योजना कैसे बनाते हो। वरिष्ठ, अपनी शर्त मत भूलना। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से उनकी ओर देखा और शांति से कहा। ये वृद्ध मास्टर हमेशा अपना वचन रखता है। ज़ोंगएओ ने ठंडी सांस ली। छोटे मूर्ख, क्या तुम अपने शेष जीवन के लिए इस वृद्ध मास्टर द्वारा गुलाम बनाए जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो? वह अभी भी विश्वास नहीं करना चाहते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति वह कर सकते हैं जो उन्होंने कहा था। उन्हें विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी। बस इंतजार करो और देखो। त्रिपाठी जीवक्ति ने शरारती तरीके से मुस्कुराया, अंतरिक्ष वलय दूर रखे और सीधे अंदर चले गए। ज़ुयू अभी भी वैसी ही थी, उनकी सांस स्थिर थी और उनकी जीवन शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। फिलहाल उनके साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन चूंकि ज़ोंगएओ ने कहा था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में केवल 1 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकती है, वह केवल इतना ही जीवित रह सकती थी। समय की गणना करते हुए उनके पास केवल 1 साल बचा था। त्रिपाठी जीवक्ति को कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन को ज्वलंत ज्वाला गोली पर दांव पर लगा दिया था, जिसका अर्थ था कि उन्हें हर कीमत पर सफल होना था। बुजुर्ग ज़ोंग, मुझे अपनी रसायन विद्या का उधार लेने दो, त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा, क्योंकि वह उस कमरे में चले गए जिसका ज़ोंगएओ आमतौर पर रसायन विद्या के लिए उपयोग करते थे। जब तक तुम इस वृद्ध व्यक्ति को पूरी ईमानदारी से समझा सकते हो, मुझे इस जगह को फाड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। ज़ोंगएओ त्रिपाठी जीवक्ति का बारीकी से पीछा किया, थोड़ा भी शर्मिंदा महसूस नहीं किया। जाहिर है, उन्होंने शुरू से ही अवलोकन करने का मन बना लिया था। अगर त्रिपाठी जीवक्ति के पास वास्तव में गोली बादल बनाने का साधन था, तो वह गुप्त रूप से इसे सीख सकते थे। भले ही उन्हें गहन नींद सूर्यमुखी जल का आधा हिस्सा खोना पड़ा, फिर भी वह ऐसा करने को तैयार थे। दूसरी ओर, अगर त्रिपाठी जीवक्ति गोली बादल नहीं बना सकते थे, तो ज़ोंगएओ उन्हें खुद को मूर्ख बनाते हुए देखकर खुश होंगे। साथ ही वह त्रिपाठी जीवक्ति को एक नौकर के रूप में भी ले सकते थे और उन्हें अपने शेष जीवन के लिए आदेश दे सकते थे। ज़ोंगएओ एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही वह रसायन विद्या कक्ष में प्रवेश किए, उन्होंने कमरे में एकमात्र कुर्सी बाहर निकाली और बैठ गए। कोई आवाज नहीं की, बस त्रिपाठी जीवक्ति को घूर रहे थे। यहाँ तक कि उनकी सांस की आवाज भी दबी हुई थी, जैसे कि वह अपने अस्तित्व के कारण त्रिपाठी जीवक्ति को परेशान नहीं करना चाहते थे और उन्हें ऐसा करने का बहाना देते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह मौजूद नहीं थे। उनके बगल में पंक्तिबद्ध कई दर्जन गोली भट्टियों के चारों ओर घूमते रहे, कभी कभी बाहर पहुंचते थे और उन्हें थपथपाते थे, लगातार सिर हिलाते थे, क्योंकि उनके चेहरे पर लालच का एक भाव दिखाई दिया था। ज़ोंगएओ कम से कम एक मूल कोटि उच्च रैंक रसायनज्ञ थे, संभवतः एक मूल राजा कोटि रसायनज्ञ भी थे, इसलिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली गोली भट्टियों का ग्रेड कैसे खराब हो सकता है। कई दर्जन बड़े और छोटे गोली भट्टियों में से प्रत्येक अत्यंत उच्च ग्रेड का था, जिनमें से सबसे कम संत राजा कोटि उच्च रैंक था, जबकि बाकी मूल कोटि के थे। ये गोली भट्टियां अकेले एक बहुत बड़ा भाग्य लायक थी। त्रिपाठी जीवक्ति की अपनी गोली भट्टी महान दानव देव द्वारा छोड़ी गई छोटी भट्टी थी। टोंगहुआन क्षेत्र में इस छोटी भट्टी को एक उच्च ग्रेड भट्टी माना जा सकता था, लेकिन ज़ोंगएओ के स्वामित्व वाली भट्टियों की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। अंतर बस बहुत बड़ा था। एक अच्छी गोली भट्टी एक रसायनज्ञ की स्पिरिट एरे की स्थिरता और संगतता में बहुत सुधार कर सकती थी, जो बदले में उनके द्वारा परिष्कृत गोलियों की सफलता दर और गुणवत्ता में सुधार करती थी। इसलिए गोलियां बनाने के अलावा एक रसायनज्ञ का जीवन भर का लक्ष्य गोली भट्टियां भी शामिल था। वे अक्सर एक अच्छी गोली भट्टी बनाने के लिए दिवालिया हो जाते थे। ज़ोंगएओ के पास यहाँ इतनी सारी अच्छी गोली भट्टियां थी, तो त्रिपाठी जीवक्ति ईर्ष्या क्यों नहीं कर सकते थे। गुप्त रूप से उस समय शर्त में एक और जोड़ने का पछतावा करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि अगर उन्होंने पूछा तो ज़ोंगएओ मना कर देंगे या नहीं। चारों ओर देखने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत उच्चतम गुणवत्ता वाली गोली भट्टी पर अपनी आंखें लगा दी। इसे थपथपाते हुए उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और फिलहाल इसका उपयोग करने का फैसला किया। छोटे मूर्ख, तुम्हारी नज़र काफी अच्छी है। ज़ोंगएओ ने किनारे से चुपचाप देखा। त्रिपाठी जीवक्ति को अपनी पसंदीदा गोली भट्टी के सामने खड़े देखकर वह अपने दिल में ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सका। रसायनज्ञों का अपनी गोली भट्टियों के लिए एक विशेष स्नेह था। कई रसायनज्ञ यहाँ तक कि अपनी गोली भट्टियों को अपनी पत्नियों या बेटियों, उनकी विशेष संपत्ति मानते थे। वे कभी भी दूसरों को उन्हें छूने की अनुमति नहीं देंगे, और जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करेगा उसके साथ मौत तक लड़ेंगे। ज़ोंगएओ के पास शायद ऐसे विकृत विचार नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतनी सारी गोली भट्टियां थीं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने दिल में कुछ हद तक नाखुशी महसूस हुई। त्रिपाठी जीवक्ति ने बस उन्हें अनदेखा कर दिया और अंतरिक्ष वलय में जड़ी बूटियों को छांट लिया ताकि उन्हें उनकी जरूरत पड़ने पर उन्हें खोजना न पड़े। गोली भट्टी के सामने पालथी मारकर बैठे, उनके चेहरे पर भाव अचानक गरिमापूर्ण और पवित्र हो गया। ज़ोंगएओ की आंखें चमक उठी और वह अपने दिल में प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। मनोवृत्ति और आचरण में इस तेज बदलाव से ज़ोंगएओ देख सकता था कि त्रिपाठी जीवक्ति एक नौसिखिया नहीं थे और एक युवा व्यक्ति थे जिन्होंने रासायनिक मार्ग का काफी अध्ययन किया था। अन्यथा वह ऐसा हाव भाव नहीं बना पाते।
उनका पूरा सार की और आत्मा गोली भट्टी पर केंद्रित थे। उनकी आंखों में एकमात्र चीज जड़ी बूटियां और गोली भट्टी थी और कुछ नहीं। ज़ोंग वेओ खुद भी रसायन विद्या करते समय इस अवस्था में प्रवेश करेंगे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसके रहस्यों और दुर्लभता को समझा। हालांकि ये 2000 सेट सामग्री थी। इसका मतलब ये भी था कि उन्हें 2000 समान गोली भट्टियां बनाने के लिए 2000 बार समान क्रियाओं को दोहराना पड़ा। अगर कोई लंबे समय तक एक ही काम करना जारी रखता है तो उनकी स्थिर मन की स्थिति टूट जाएगी और वे चिड़चिड़े हो जाएंगे। एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर गोली बनाने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं थी। भले ही उन्होंने इसे परिष्कृत किया, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। ज़ोंग वेओ के विचार तेजी से मुड़ गए क्योंकि उनके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान दिखाई दी। गुप्त रूप से एक अच्छा शो देखने की तैयारी कर रहे थे। एक जलती हुई गर्म शक्ति अचानक त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर से फैल गई। ये शक्ति संत की नहीं थी, न ही उनके भौतिक शरीर की शक्ति थी, बल्कि लड़के के ज्ञान सागर से ऊर्जा का एक विस्फोट था। ज्वलनशील ज्ञान सागर। ज़ोंग वेओ का रंग नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उनकी आंखें बाहर निकल गईं और वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। उनका शरीर, जो उनकी कुर्सी पर पीछे झुक गया था, अचानक आगे झुक गया, अपनी गर्दन को खींचते हुए जैसे कि वह अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उनके चेहरे पर भाव उत्साह, आतंक, लालच और अविश्वास के बीच बदल गया। उनकी कुर्सी का आर्मरेस्ट ज़ोंग वेओ के हाथ से अनजाने में कुचल गया था, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। ये वास्तव में एक ज्वलनशील ज्ञान सागर है। ज़ोंग वेओ का दिल सदमे से भर गया था। एक उत्कृष्ट रसायनज्ञ के रूप में वह ज्वलनशील ज्ञान सागर की कीमतीता को कैसे नहीं समझ सकते थे। यहाँ तक कि उनके पास भी इस तरह की विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। ज्वलनशील ज्ञान सागर अत्यंत दुर्लभ थे। कुछ उनके साथ पैदा हुए थे जबकि अन्य जीवन में बाद में बने थे, लेकिन जब तक किसी के पास एक ज्वलनशील ज्ञान सागर था तब तक उनके पास एक रसायनज्ञ के रूप में सबसे बड़ा फायदा होगा। अपनी ज्वलनशील ज्ञान सागर का उपयोग रसायन विद्या करने के लिए, चाहे वह दक्षता हो या रसायन विद्या की गुणवत्ता, दोनों में बहुत सुधार होगा। ज़ोंग वेओ ने अपने जीवन में ज्वलनशील ज्ञान सागर वाले रसायनज्ञ को कभी नहीं देखा था, लेकिन उनमें से केवल एक या दो ही थे। एक या दो रसायनज्ञ जिनके पास इस तरह की विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा सागर थी, वे एक राक्षसी दर पर गोलियां बना सकते थे जिससे ज़ोंग वेओ हार मान लेता था। 200 साल पहले एक साथी रसायनज्ञ के अजीब तरीकों को देखने के बाद जिसके पास एक ज्वलनशील ज्ञान सागर था, ज़ोंग वेओ ने पूरी ईमानदारी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्परिवर्तित करना चाहा था। उन्होंने ज्वाला सार का एक टुकड़ा पाया था और इसे अपने ज्ञान सागर में परिष्कृत करने की कोशिश की थी। उस समय ज़ोंग वेओ मौत से बाल बाल बचे थे। उनका ज्ञान सागर क्षतिग्रस्त हो गया था और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्षतिग्रस्त हो गई थी, लगभग अपना जीवन खो दिया था। कई दशकों के स्वास्थ्य लाभ के बाद ज़ोंग वेओ ने धीरे धीरे ठीक होने के लिए बहुत सारी गोलियां और कीमती खजाने लिए थे। हालांकि ज़ोंग वेओ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्परिवर्तित करने में सक्षम नहीं थे। स्वास्थ्य लाभ के उन कुछ दशकों के दौरान उन्होंने एक रसायन विद्या विधि के साथ आए थे ताकि गोली नस बनने की दर बढ़ सके। लेकिन अब 30 साल से कम उम्र के एक युवा व्यक्ति के पास वास्तव में एक ज्वलनशील ज्ञान सागर था। ज़ोंग वेओ ईर्ष्या क्यों नहीं कर सकते थे? हालांकि वह ईर्ष्या करते थे, ज़ोंग वेओ अभी भी कुछ शेष भय महसूस किए बिना नहीं रह सका जब उन्होंने इतने साल पहले उन्हें हुए कष्ट के बारे में सोचा, इसलिए उन्होंने थोड़ी भी लालच करने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखते हुए ज़ोंग वेओ ने त्रिपाठी जीवक्ति को औषधीय तरल पदार्थों को संघनित करना शुरू करते देखा। उनका ज्वलनशील ज्ञान सागर वास्तव में अपने नाम के योग्य था। इस छोटे मूर्ख का कल्टिवेशन उच्च नहीं था, वह अभी तृतीय कोटि संत क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनकी ज्वलनशील ज्ञान सागर के प्रभाव में संत राजा कोटि जड़ी बूटियां तेजी से औषधीय तरल पदार्थों की बूंदों में संघनित हो गईं। उत्कृष्ट स्पिरिट एरे की एक श्रृंखला मध्य हवा में आकार लेने लगी और त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा गोली भट्टी में रखी गई। संघनित औषधीय तरल पदार्थ भी क्रम में गोली भट्टी में रखे गए थे। हालांकि अभी भी गर्मी और समय के उनके नियंत्रण में कुछ दोष थे। जो कोई पहली बार ज्वाला गोली बना रहा था, उसके लिए यह पहले से ही काफी अच्छा था। कोई भी रसायनज्ञ शुरुआत से ही एक निश्चित प्रकार की गोली बनाने में कुशल नहीं बन सकता था, इसके लिए समय और अनुभव के संचय की आवश्यकता थी। ज़ोंग वेओ निश्चित थे कि यह त्रिपाठी जीवक्ति का ज्वाला गोली बनाने का पहला समय था, इसलिए इसे पूरा करने में सक्षम होना ज़ोंग वेओ की उम्मीदों से कहीं अधिक था। स्पिरिट एरे की एक और श्रृंखला खींची गई और गोली भट्टी में रखी गई। पिछले स्पिरिट एरे को बदल दिया गया। गोली भट्टी के अंदर विभिन्न स्पिरिट एरे पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिल गए, जिससे औषधीय तरल पदार्थों में सूक्ष्म और सुखद परिवर्तन हुए। ये कैसे संभव है? ज़ोंग वेओ फिर से चिल्लाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसके बारे में कैसे सोचा, वह ये नहीं समझ सके कि रसायन विद्या के दौरान स्पिरिट एरे के विन्यास को बदलने से गोलियों के उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि वह कभी कभी रसायन विद्या करते समय स्पिरिट एरे को बदल देते थे। हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने हमेशा उन्हें बदलना चुना जब त्रुटि का मार्जिन अपेक्षाकृत बड़ा था। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति के बदलाव अनैतिक और लापरवाह लगे। थोड़े ही समय में उन्होंने पहले ही 1 दर्जन से अधिक स्पिरिट एरे बदल दिए थे। ज़ोंग वेओ तुरंत त्रिपाठी जीवक्ति को पकड़ना चाहते थे और उनसे पूछना चाहते थे कि क्या हो रहा था, लेकिन वह पूछने में बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए वह केवल अपने दिल में संदेह को दबा सकते थे। चूंकि यह अध्याय लॉक हो गया है, मैं त्रिपाठी जीवक्ति के रसायन विद्या के बारे में कोई और जानकारी प्रदान नहीं कर सकता।
हालांकि एपिसोड नंबर 1069 रसायन विद्या कक्ष के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ लगातार हिल रहे थे, एक के बाद एक स्पिरिट एरे चित्रित कर रहे थे क्योंकि वह लगातार उन्हें गोली भट्टी में भेज रहे थे। स्पिरिट एरे को उत्कीर्ण करते समय उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत और कमजोर के बीच उतार चढ़ाव करती थी, जिससे उन्हें लपटों को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति मिलती थी। ज़ोंग गेओ इस दृश्य से चकाचौंध थे और अब एक उदासीन अभिव्यक्ति बनाए नहीं रख सके। वह यहाँ तक कि हताश होकर त्रिपाठी जीवप्ती के पास दौड़ पड़े और चौड़ी आंखों से उन्हें स्पिरिट एरे उत्कीर्ण करते हुए देखा। ज़ोंग गेओ इन सभी स्पिरिट एरे को पहचानते थे और यहाँ तक कि उनमें से कई खुद भी बनाए थे। ये स्पष्ट था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से उनकी रसायन विद्या कौशल सीख ली थी और अब उनका उपयोग कर रहे थे। हालांकि ये साधारण स्पिरिट एरे गोली भट्टी में डाले जाने के बाद कुछ संतोषजनक परिवर्तनों से गुजरे, जिससे गोली भट्टी के अंदर औषधीय तरल पदार्थ गिरने लगे और संघनित होने लगे। धीरे धीरे हवा में एक गोली खुशबू भर गई। ज़ोंग गेओ ने एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई और हल्के से महसूस किया जैसे कि उनके सामने एक दरार दिखाई दी थी। वह अधिक स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वह दरार को चौड़ा नहीं कर सके, जिससे वह बेचैनी से ऊपर नीचे कूदने लगे। वह एक रसायन विद्या ग्रैंड मास्टर थे और रसायन विद्या कौशल और तकनीकों के मामले में वह त्रिपाठी जीवप्ती से तुलना किए जाने से बहुत दूर थे। लेकिन अब त्रिपाठी जीवप्ती को इस तरह रसायन विद्या करते हुए देखकर उनकी आंखें चमक उठी। कभी कभी दूसरों द्वारा एक अनजाने में की गई कार्रवाई दूसरे के लिए अप्रत्याशित लाभ ला सकती है, जिससे वह व्यक्ति ज्ञानोदय की स्थिति में आ जाता है। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, रसायन विद्या आगे बढ़ी और जैसे जैसे प्रवाहित समय महान सम्राट गुजरे, अनगिनत रसायनज्ञ एक के बाद एक आगे बढ़े, रसायन विद्या के कई स्कूल बनाए और रसायन विद्या के लिए कई स्पिरिट एरे बनाए। ज़ोंग गेओ जितना मजबूत व्यक्ति भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता था कि उन्होंने सभी रसायन विद्या तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। वह केवल अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए कड़वाहट से अपने रास्ते की तलाश कर सकते थे। उन्होंने 100 साल तक अकेले रसायन विद्या का अभ्यास किया था, इसलिए उनकी सोच कठोर हो गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती की हरकतों ने उनके दिमाग को जीवंत बना दिया और उन्होंने अचानक कई चीजों के बारे में सोचा जिन्हें त्रिपाठी जीवप्ती भी नहीं छू सकते थे। कल्टीवेशन जारी रखो, तुम क्यों रुके? जैसे ही वह उत्साहित महसूस कर रहे थे और महसूस किया कि उन्होंने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, ज़ोंग गेओ ने पाया कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में रुक गए थे और अजीब तरह से पूछे बिना नहीं रह सके। बुजुर्ग ज़ोंग, क्या तुम चुप रह सकते हो? अगर तुम ऐसा करते हो, मैं गोलियां नहीं बना सकता। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी ओर आंखें सिकुड़ी। ज़ोंग गेओ का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह खंडन नहीं कर सके, इसलिए वह चुप रहे। उन्हें अभी पता चला कि त्रिपाठी जीवप्ती के सामने गोली भट्टी से एक झुलसी हुई गंध निकल रही थी। औषधीय तरल पदार्थ जो अंदर मंथन कर रहा था, वह सब बेकार हो गया था। जाहिर है, गोली बनाना विफल हो गया था और औषधीय सामग्री बर्बाद हो गई थी। यह मेरा पहला समय है, इसलिए यह अनिवार्य है कि मैं इसके बारे में थोड़ा अपरिचित हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती की रसायन विद्या को परेशान करने की अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए ज़ोंग गेओ वास्तव में उन्हें सांत्वना देने के लिए पहल की, अपना हाथ हिलाते हुए और कहा, ठीक है, ये वृद्ध मास्टर बस वहां बैठेंगे और वादा करेंगे कि वह कोई आवाज नहीं करेंगे। तुम कल्टीवेशन जारी रख सकते हो। जैसे ही उन्होंने बात की, वह वापस चले गए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए, अपनी आभा को वापस ले लिया। अगर वह नहीं देखते तो त्रिपाठी जीवप्ती को उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। ज़ोंग गेओ का कल्टीवेशन उससे कहीं दूर था जिससे त्रिपाठी जीवप्ती तुलना कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। इन दिनों संपर्क के माध्यम से उन्हें ये भी पता चला कि हालांकि ज़ोंग गेओ का स्वभाव थोड़ा संकी था, वह रासायनिक मार्ग के बारे में काफी जुनूनी थे। जब तक ये रसायन विद्या से संबंधित था, तब तक यह उनकी महान रुचि को उत्तेजित कर सकता था। अन्यथा वह यहाँ थकाऊ तरीके से रसायन विद्या करते हुए 100 साल नहीं बिताते। जब तक वह गोली नस के साथ 1 या 2 गोलियां बना सकते थे, वह बेहद उत्साहित होते थे। ऐसा व्यक्ति अतार्किक और उदासीन लग सकता है, लेकिन वास्तव में उनसे निपटना मुश्किल नहीं था। जब तक आप उनकी रुचियों को पूरा करते हैं, तब तक वे किसी और से भी ज्यादा करीब आना आसान थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ऐसे कई लोगों का सामना किया था, इसलिए उनसे निपटना उनके लिए बहुत आसान था। उन्हें डर नहीं था कि ज़ोंग गेओ उनकी रसायन विद्या कौशल चुरा लेंगे, क्योंकि ज़ोंग गेओ के सामने वह इसके खिलाफ पहरा नहीं दे सकते थे। वह खुले तौर पर गोलियां बना सकते थे और उनके अवलोकन की परवाह नहीं करते थे। वह कितना देख सकते थे, यह उनका अपना व्यवसाय था। त्रिपाठी जीवप्ती को जिस चीज की ज्यादा परवाह थी, वह उनके हाथों में गहन नील सूर्यमुखी जल था। गोली भट्टी में तलछट को साफ करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से ज्वलंत ज्वाला गोली बनाना शुरू कर दिया। अभी की विफलता ज़ोंग गेओ की गड़बड़ी के कारण नहीं थी। यहाँ तक कि अगर उन्होंने जोर से चिल्लाया होता तो भी वह त्रिपाठी जीवप्ती को परेशान नहीं कर पाते। जब वह 9 स्वर पवित्र भूमि में थे, हर बार जब त्रिपाठी जीवप्ती रसायन विद्या करते थे तो उनके चारों ओर कई लोग उनकी विधियों का अवलोकन करते थे और उन पर टिप्पणी करते थे। कभी कभी वे उनसे सवाल भी पूछते थे और उन्हें रसायन विद्या करते समय उनका जवाब देने के लिए कहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती को इसकी आदत पड़ चुकी थी।
आखिरकार ये पहली बार था जब त्रिपाठी जीवप्ती ने ज्वलंत ज्वाला गोली बनाई थी, इसलिए वह गर्मी और समय के नियंत्रण से बहुत परिचित नहीं थे, इसलिए विफलता समझ में आने योग्य थी। अपने दूसरे प्रयास में त्रिपाठी जीवप्ती प्रक्रिया से बहुत अधिक परिचित हो गए, और हालांकि वह अंत में फिर भी विफल रहे, इसने त्रिपाठी जीवप्ती के उत्साह में बाधा नहीं डाली। अपने तीसरे प्रयास में अंतिम क्षण में विफल होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक आत्मविश्वासपूर्ण हो गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने ज्वलंत ज्वाला गोली की गर्मी और समय को नियंत्रित करने का तरीका समझ लिया था। अपने चौथे प्रयास में गोली भट्टी से एक गोली खुशबू निकली और एक ज्वलंत ज्वाला गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत की गई। इस गोली को एक तैयार जेड बोतल में डालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को इसे देखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि जोंगेओ ने इसे छीन लिया। एक ही नजर के बाद जोंगेओ ने जेड बोतल वापस फेंक दी और खर्राटा लिया। बुरा नहीं है, 4 प्रयासों के बाद एक गोली बनाने में सक्षम होना काफी अच्छा है, लेकिन तुम गोली नस भी नहीं बना सकते, तो तुम उच्च ग्रेड गोली बादल कैसे बना सकते हो? जल्दी क्या है, ये तो बस शुरुआत है। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, उन्हें अनदेखा कर दिया और कल्टीवेशन जारी रखा। जोंगएओ के चेहरे पर अनादर धीरे धीरे अभिसरण हुआ, एक गरिमापूर्ण एक से बदल गया क्योंकि उन्होंने अपने दिल में आह भरी। अंत में ये एक ज्वलनशील ज्ञान सागर था, जिस गति से वह गोलियां बना सकते थे वह बस भयानक थी। यहाँ तक कि अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक ज्वलंत ज्वाला गोली बनाई तो उन्हें इसे बनाने में कम से कम एक अगरबत्ती लायक समय लगेगा, लेकिन इस छोटे मूर्ख ने पहली बार इसे बनाने में केवल 1 घंटा लिया था। ये समय बहुत लंबा लगा और बस उनसे तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन जोंगएओ किसी से भी बेहतर जानते थे कि ये पहली बार था जब इस छोटे मूर्ख ने सफलतापूर्वक ज्वलंत ज्वाला गोली बनाई थी। एक बार जब उन्होंने सभी तकनीकों में महारत हासिल कर ली और अधिक कुशल हो गए, तो उन्हें गोलियां बनाने में लगने वाला समय छोटा और छोटा होता जाएगा, और अंत में वह यहाँ तक कि उनके बराबर भी हो सकते हैं। जोंगएओ का कल्टीवेशन, रसायनज्ञ रैंक और रसायन विद्या में बिताया गया समय इस छोटे मूर्ख से कहीं ज्यादा था, लेकिन अंत में उन्हें एक ही गोली बनाने में लगने वाला समय लगभग समान था। ये किस तरह की अवधारणा थी? जोंगएओ त्रिपाठी जीवप्ती के ज्वलनशील ज्ञान सागर से ईर्ष्या और जलन दोनों करते थे और इसे अपने उपयोग के लिए लेने का इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्हें अतीत में हुई कड़वाहट को याद किया तो वह केवल इसे सहन कर सकते थे और हार मान सकते थे। दिन बीतते गए, त्रिपाठी जीवप्ती हर दिन 10 ज्वलंत ज्वाला गोलियां बनाते थे, न ज्यादा न कम। 10 गोलियां बनाने के बाद वह तुरंत पालथी मारकर बैठ जाते थे और ध्यान करते थे। उन्होंने जो आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की थी उसे बहाल करते थे, जबकि खुद पर विचार करते थे और आज की रसायन विद्या प्रक्रिया को याद करके रसायन विद्या की अपनी समझ में सुधार करते थे। जब भी ऐसा होता था, जोंगएओ उन्हें परेशान नहीं करते थे और इसके बजाय एक चिंतनशील रूप प्रकट करते थे। इस दौरान उन्होंने कोई रसायन विद्या नहीं की थी। हर दिन वह बस त्रिपाठी जीवप्ती को एक ही गोली बनाने की प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए देखते थे, जैसे कि कोई अंत नहीं था। जोंगएओ को न केवल ऊब महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्होंने महान रुचि के साथ भी देखा। स्पिरिट एरे के लगातार प्रतिस्थापन ने उन्हें रसायन विद्या के लिए एक और रास्ता मिल गया था। उन्होंने पहले कभी एक ही गोली बनाते समय 1 दर्जन से अधिक यौगिक स्पिरिट एरे को बदलने के बारे में नहीं सोचा था। त्रिपाठी जीवप्ती के सनकी विचार और उदार कार्यों ने जोंगएओ को उत्साह की भावना महसूस कराई, जैसे कि बादल साफ हो गए थे और उनके सामने चांद दिखाई दिया था, धीरे धीरे उनकी कठोर सोच को खोल रहा था। अंत में जोंगएओ अभी भी एक रसायन विद्या ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए जब उन्होंने ध्यान किया तो उनके विचार त्रिपाठी जीवप्ती की तुलना में कहीं अधिक गहन और गहन थे। उन्होंने हल्के से महसूस किया कि वह बाधा जो उन्हें कई वर्षों से बांध रही थी वह टूटने वाली थी। इस खोज ने जोंगएओ के खून को उबाला। 1 महीने बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने कुल 300 ज्वलंत ज्वाला गोलियां बनाई। हर बार जब एक गोली बनाई जाती थी, जोंगएओ जल्दी से एक नजर लेने के लिए दौड़ते थे। जिस चीज ने उन्हें अजीब महसूस कराया वह ये थी कि त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा बनाई गई सभी 300 ज्वलंत ज्वाला गोलियां वास्तव में साधारण गोलियां थीं। त्रिपाठी जीवप्ती का लहजा पहले इतना बड़ा था कि जोंगएओ ने सोचा कि इस छोटे मूर्ख में कुछ असाधारण क्षमता थी। कम से कम वह कभी कभार गोली नस के साथ कुछ ज्वलंत ज्वाला गोलियां बनाएंगे। लेकिन इन 300 गोलियों में एक भी गोली नस नहीं बनी थी। जोंगएओ थोड़ा निराश और भ्रमित महसूस किए बिना नहीं रह सके और आखिरकार पूछे बिना नहीं रह सके, छोटे मूर्ख, तुम गोली नस भी नहीं बना सकते? अगर तुम गोली बादल बनाने के लिए केवल भाग्य पर भरोसा करना चाहते हो तो यह वृद्ध मास्टर तुम्हें हार मानने की सलाह देता है। इस वृद्ध मास्टर ने लाखों नहीं तो सैकड़ों हजारों गोलियां बनाई हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही गोली बादल बनी है और उनमें से कोई भी उच्च ग्रेड का नहीं है। तुम केवल 2000 सेट सामग्री के साथ गोली बादल बनाना चाहते हो। तुम बस सपना देख रहे हो। मैं भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहता था। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, ये 300 गोलियां सिर्फ मेरे लिए प्रक्रिया से परिचित होने का एक तरीका है। प्रक्रिया से परिचित होना? जोंगएओ ने उन्हें संदेह से देखा। कम से कम अब मैं जानता हूं कि ज्वलंत ज्वाला गोलियां को सबसे तेज गति से और सर्वोत्तम स्पिरिट एरे के साथ कैसे बनाया जाता है। अगला कदम मुख्य घटना है। जोंगएओ ने माथे पर बल डाला, यह नहीं जानते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती क्या करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले महीने में त्रिपाठी जीवप्ती जिस गति से ज्वलंत ज्वाला गोलियां बना रहे थे वह वास्तव में तेज और तेज हो गई थी। पहले
उन्हें एक गोली बनाने में 1 घंटा लगता था, लेकिन अब उन्हें आधे घंटे की भी जरूरत नहीं थी। उनकी गति दोगुनी से अधिक हो गई थी और ज़ोंग का मानना था कि जब तक वह कल्टीवेशन जारी रखेंगे, ये समय कम होता रहेगा जब तक कि यह एक आश्चर्यजनक स्तर तक नहीं पहुंच जाता। जिस चीज ने ज़ोंग को सबसे ज्यादा चौंका दिया, वह त्रिपाठी जीवोक्ति की रसायन विद्या करने की गति नहीं थी, बल्कि सफलता दर थी। पहली 3 गोलियां जिन्हें वह बनाने में विफल रहे, उसके बाद त्रिपाठी जीवोक्ति अचानक प्रबुद्ध हो गए थे। उन्होंने जो कोई भी गोली बनाई वह विफल नहीं हुई, उन सभी ने सामग्री के एक भी सेट को बर्बाद किए बिना गोलियां बनाई। ज़ोंग त्रिपाठी जीवोक्ति के प्रदर्शन से पूरी तरह से चौंक गए थे। भले ही वह खुद त्रिपाठी जीवोक्ति थे, उन्हें रसायन विद्या के दौरान कुछ अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़ता था, जिससे विफलता होती थी और औषधीय तरल पदार्थ जल जाता था। ये किसी भी रसायनज्ञ के लिए एक अपरिहार्य स्थिति थी, लेकिन इस तरह की सामान्य घटना त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ कभी नहीं हुई थी। जड़ी बूटियों का हर सेट गोलियों में बदल गया था, और हालांकि गर्मी और समय के कारण गोलियों की गुणवत्ता थोड़ी अलग थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने जो ज्वलंत गोलियां बनाई, उनकी गुणवत्ता बेहतर और बेहतर होती गई। उन्होंने जिन जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया, उनकी लगभग सभी औषधीय क्षमताएं बाहर लाई गईं। क्या ये ज्वलनशील ज्ञान सागर का असली आतंक था? ज़ोंग एक भ्रम में थे। त्रिपाठी जीवोक्ति अब मुख्य घटना शुरू करने के लिए तैयार हैं। एपिसोड नंबर 1070। गोली कक्ष के अंदर त्रिपाठी जीवोक्ति को बहुत पसीना आ रहा था, क्योंकि उनके हाथों से एक के बाद एक गोली बन रही थी। ज़ोंग की आंखें चौड़ी थी, क्योंकि वह त्रिपाठी जीवोक्ति को घूर रहे थे। जैसे ही सूरज डूबा, आज का रसायन विद्या सत्र समाप्त हो गया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अंतिम गोली को बिना देखे ही रख दिया। इसे एक जेड बोतल में रखने से पहले जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और उन्होंने जो आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की थी उसे बहाल करने के लिए एक गोली निगल ली। ज़ोंग जेड बोतल की ओर उड़ गए, इसे पकड़ा। आज उन्होंने जो 10 गोलियां बनाई थी उन्हें बाहर निकाला और ध्यान से उनकी जांच की। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? एक क्षण बाद ज़ोंग एक भ्रम में खुद से बड़बड़ाए। उनका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था, जैसे कि इन 10 गोलियों ने उन्हें एक बड़ा सदमा दिया था, उनके आदर्शों को हिला दिया था जिन पर वो 100 साल से कायम थे। उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति को एक भ्रम में घूरना शुरू कर दिया। तुरंत कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, जैसे कि उनकी सारी ताकत खत्म हो गई थी, ज़ोंग जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने जो 10 गोलियां बनाई थी, उनमें से 3 ने गोली नस बनाई थी। ये संभावना ज़ोंग की कल्पना से परे थी। वह अपनी पीढ़ी के एक रसायन विद्या ग्रैंड मास्टर थे, और दशकों की कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार मात्रा के आधार पर रसायन विद्या की एक विधि के साथ आए थे। वर्षापात तारा पर आने के बाद हेंगलुओ वाणिज्य मंडल द्वारा प्रदान की गई जड़ी बूटियों के साथ नींव के रूप में उन्होंने एक बार में कई दर्जन गोलियां बनाने में लगभग 100 साल बिताए थे। फिर भी केवल तभी जब उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती थी, तो वह एक ही समय में गोली नस के साथ 3 गोलियां बनाने में सक्षम होते थे। कभी कभी जब उनकी किस्मत खराब होती थी, तो वह बिल्कुल भी नहीं बनाते थे। लेकिन उस मूर्ख ने वास्तव में एक तरह की चमत्कारी शक्ति प्रदर्शित की। एक के बाद एक गोली बनाने के बाद उनके द्वारा बनाई गई गोलियों में से 30% में वास्तव में गोली नस थी। ये स्थिति 1 या 2 दिन में नहीं हुई थी, ये लगभग 1 महीने से ऐसा ही था। ज़ोंग हर दिन 10 गोलियां बनाते थे, न ज्यादा न कम, और इन 10 गोलियों में से हर दिन 2 या 3 गोली नस बनाते थे। इसने ज़ोंग को एक बड़ा सदमा दिया था। त्रिपाठी जीवोक्ति को ज्वलंत ज्वाला गोलियां बनाना शुरू किए 2 महीने हो चुके थे। पहली बार जब उन्होंने 300 साधारण ज्वलंत ज्वाला गोलियां बनाई थी, तो ज़ोंग ने उन्हें बेरहमी से उपहास किया था, ये सोचते हुए कि वह गोली नस भी नहीं बना सकते, गोली बादल तो दूर की बात है। लेकिन दूसरे महीने से इस मूर्ख ने लगातार ज़ोंग के गौरव पर तथ्यों के साथ बमबारी की। दूसरे महीने के पहले दिन त्रिपाठी जीवोक्ति ने 2 ज्वलंत ज्वाला गोलियां बनाई जिनमें गोली नस बनी। ज़ोंग ने सोचा कि वह सिर्फ भाग्यशाली थे और थोड़ी प्रशंसा की। उनकी अभिव्यक्ति अनादर से भरी हुई थी। जब वह भाग्यशाली होते थे तो वह भी ऐसा ही कर सकते थे। दूसरे महीने के दूसरे दिन स्थिति अभी भी वैसी ही थी। ज़ोंग का अनादर गायब हो गया। तीसरे दिन यह अभी भी वैसा ही था। ज़ोंग अब स्थिर नहीं बैठ सकते थे। आज तक वह लगभग पागल हो चुके थे। उनकी सैकड़ों वर्षों की दृढ़ता और आदर्श त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा हर दिन बनाई गई गोलियों से टुकड़ों में बमबारी किए गए थे। उनका गौरव पूरी तरह से चला गया था। अगर गोली नस बनाना इतना आसान था, तो उन्होंने पिछले 100 वर्षों से क्या किया था? उन्होंने एक अद्वितीय रसायन विद्या तकनीक को परिश्रमपूर्वक कल्टीवेशन किया था, लेकिन गोली नस के साथ इन ज्वलंत ज्वाला गोलियां के सामने ये बहुत बचकाना और हास्यास्पद था। अभी भी गर्म जेड बोतल को पकड़े हुए ज़ोंग के हाथ कांप उठे। त्रिपाठी जीवोक्ति के ठीक होने की परवाह किए बिना वह उनके पास गए और उत्सुकता से पूछा, छोटे मूर्ख, इस वृद्ध मास्टर को बताओ, वह क्या है जो ये वृद्ध मास्टर नहीं जानता? तुम इतनी सारी गोली नस क्यों बना सकते हो? त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ज़ोंग की लाल आंखों की जोड़ी देखी। वे खून से सने हुए थे, जाहिर तौर पर इसलिए कि उन्होंने अच्छी तरह से आराम नहीं किया था। ज़ोंग लंबे समय से अपने दिमाग को मत रहे थे, लेकिन वह अभी भी ये पता नहीं लगा पाए थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने गोली नस बनाने के लिए क्या किया था, जिससे उनकी आंखें लाल हो गईं। शायद यह ईर्ष्या के कारण भी था। कुछ भी खास नहीं है, ये सिर्फ किस्मत है।
जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति ने बोलना समाप्त किया, जोंगयो ने उन्हें अनादर का एक रूप दिया। ये वृद्ध मास्टर मूर्ख नहीं है, इसका भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे नहीं देख सकता? छोटे मूर्ख, इतने कंजूस मत बनो, जल्दी से खुलकर बोलो और यह वृद्ध मास्टर तुम्हें कुछ लाभ देगा। वह त्रिपाठी जीवक्ति के ज्ञान सागर पर आक्रमण करने और उनकी चेतना में घुसने का इंतजार नहीं कर सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। बुजुर्ग जोंग, तुम भी जानते हो कि हर स्कूल अपनी रसायन विद्या तकनीकों को खजाने के रूप में मानता है और इसे आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता है। बदबूदार मूर्ख, क्या तुमने पहले इस वृद्ध मास्टर के औषधि क्षेत्र में स्पिरिट एरे में घुसपैठ नहीं की थी? फिर तुमने इस वृद्ध मास्टर के अध्ययन में कई प्राचीन पुस्तकों को पलटा। इस वृद्ध मास्टर ने इसके बारे में कब एक शब्द कहा? जोंगयो ने जोंगयो को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। बुजुर्ग जोंग के शब्द गलत हैं। ये छोटी पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए एक जोंग का कर्तव्य है। इसके अलावा मैंने जो देखा है वह सिर्फ जोंग परिवार की एक तरफ की शाखा है। लेकिन गोली नस बनाने का मेरा तरीका अलग है। यह मेरे परिवार का मुख्य रहस्य है। इसकी तुलना उन स्पिरिट एरे से कैसे की जा सकती है? इस वृद्ध मास्टर को परवाह नहीं है। अगर तुम मुझे आज नहीं बताते तो यह वृद्ध मास्टर तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देगा और तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर देगा। बेशर्म, वास्तव में बेशर्मी से काम कर रहा है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दिल में जोंगयो का तिरस्कार किया, लेकिन वह ये भी जानते थे कि जोंगयो सिर्फ बकवास कर रहे थे। जोंगयो की पहचान और ताकत के साथ, अगर वह वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति को यह बताने के लिए मजबूर करना चाहते थे तो उन्हें इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी। वह बस सीधे ऐसा कर सकते थे। जोंगयो का अब बेशर्मी से काम करना स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह त्रिपाठी जीवक्ति के गोली नस बनाने के तरीके से बेहद ईर्ष्या करते थे, इस हद तक कि उन्हें अपनी पहचान की परवाह नहीं थी। अगर सबसे बुरा होता है तो ये वृद्ध मास्टर तुम्हें अपना गुरु मान लेगा। जोंगयो ने खर्राटा लिया। उनकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि इसमें कुछ भी गलत था। त्रिपाठी जीवक्ति ने आश्चर्य से जोंगयो को घूरना शुरू कर दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जोंगयो यहाँ तक कि ऐसे बेशर्म शब्द भी कहेंगे। अपने दिल में उनकी बहुत प्रशंसा की। हालांकि जोंगयो ने फिर भी सिर हिलाया। बुजुर्ग जोंग, ऐसा नहीं है कि यह छोटा व्यक्ति चीजों को आसान नहीं बनाना चाहता, बस यह है कि यह विधि दूसरों द्वारा नहीं सीखी जा सकती है। 9 स्वर पवित्र भूमि में वापस, जोंगयो ने टोंग हुआन क्षेत्र के रसायन विद्या ग्रैंड मास्टर्स को इस विधि का उपयोग करके गोली नस बनाने का तरीका सिखाया था, और हालांकि उन्हें कुछ लाभ हुआ था, वे त्रिपाठी जीवक्ति के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थे। ये शियानीन चांद के आने तक नहीं था कि वह त्रिपाठी जीवक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थे। अंत में ये सब उनके ज्वलनशील ज्ञान सागर के कारण था। ये वृद्ध मास्टर इसे सीखता है या नहीं, ये वृद्ध मास्टर कड़ी मेहनत करेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जोंगयो का चेहरा धीरे धीरे भयंकर हो गया। इस गोली नस के रहस्यों का पता लगाने के लिए उनका चेहरा कुछ भी लायक नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति असहाय थे। उन्हें पहले ही ऐसी स्थिति होने की उम्मीद थी। एक पल के लिए झिझकते हुए इससे पहले कि पूछा, बुजुर्ग जोंग, हम आदान प्रदान कैसे करते हैं? क्या आदान प्रदान करें इस वृद्ध मास्टर के पास, और क्या है जो तुम चाहते हो? बड़े पैमाने पर रसायन विद्या की तुम्हारी विधि, मैं इसे चाहता हूँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा। त्रिपाठी जीवक्ति ने कभी किसी को नहीं देखा था जो एक ही समय में दर्जनों गोलियां बना सकता था। जोंगयो का रसायन विद्या कौशल काफी कुशल था और उनमें यहाँ तक कि अपना खुद का संप्रदाय स्थापित करने की क्षमता भी थी। जोंगयो केवल रसायन विद्या में अपनी संतकी का उपयोग करके एक ही समय में दर्जनों गोली भट्टियां खोल सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति के पास संतकी और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों थे। दोनों का उपयोग रसायन विद्या में किया जा सकता था। एक बार जब उन्होंने जोंगयो की विधि सीख ली तो उनके लिए इसे आगे बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा। खुद ही देख लो। जोंगयो के हाथ पर वलय चमक उठा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के त्रिपाठी जीवक्ति को एक साधारण किताब फेंक दी। त्रिपाठी जीवक्ति ने इस किताब को पकड़ा और कुछ पन्ने पलटे। जल्दी से पता चला कि यह वास्तव में जोंगयो की अपनी रसायन विद्या विधि थी। इसमें इसका बहुत विस्तृत परिचय था। संभवतः जोंगयो द्वारा अपने उत्तराधिकारी को इसे सौंपने के लिए लिखा गया था। अब इसे त्रिपाठी जीवक्ति को दिया गया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया, किताब को अपने अंतरिक्ष वलय में रख दिया और सूंघा, ये गोली भट्टियां, मैं तुम्हें 10 दूंगा। जोंगयो ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि वह स्पष्टवादी थे, उनका चेहरा फिर भी थोड़ा सा फरक गया। ये देखा जा सकता था कि वह बेहद व्यथित थे। उस समय इन दर्जनों गोली भट्टियों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने उन्हें बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए हजारों पहाड़ों और नदियों की यात्रा की थी। वह कई बार लगभग मर चुके थे और सामग्री इकट्ठा करने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक परिचित कलाकृतियां बनाने वाला को ढूंढ लिया था और उनसे इसे उनके लिए बनाने के लिए कहा था। ये कहा जा सकता था कि प्रत्येक गोली भट्टी उनके खून और पसीने का क्रिस्टलीकरण था, उनके कई वर्षों की कड़ी मेहनत का एक वसीयतनामा। अब जब वह उनमें से 10 देने जा रहे थे तो जोंगयो का दिल इतना दुख रहा था कि लगभग खून बह रहा था। आधा। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक उंगली उठाई और उसे हिलाया। जोंगयो ने खून से सने हुए आंखों से उन्हें घूरना शुरू कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति भयंकर थी, जैसे कि वह उन्हें पूरा निगलने का इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन लंबे समय तक झिझकने के बाद उन्होंने सिर हिलाया। आधा ही सही।
किसी भी मामले में अगर यह छोटा मूर्ख गोली बादल के साथ ज्वलंत ज्वाला गोली नहीं बना सकता तो वह अपने शेष जीवन के लिए गुलाम बन जाएगा। उस समय क्या उनकी चीजें अभी भी उनकी नहीं होंगी? जोवे और त्रिपाठी जीवप्ती के गोली बादल बनाने में सक्षम होने के बारे में कभी भी आशावादी नहीं रहे थे, भले ही उन्हें पिछले महीने बहुत उत्तेजित किया गया हो। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती का भाग्य वास्तव में स्वर्ग को धता नहीं देता और गोली बादल अचानक दिखाई नहीं देते, जोवे के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी आसानी से होंगी। उन्होंने सोचा था कि जोवे अकेले बहुत लंबे समय तक रहे थे और उनमें एक रसायनज्ञ का अहंकार था, इसलिए वह बातचीत में कुशल नहीं थे। उन्हें कैसे पता चला कि दूसरे पक्ष के दिमाग में अन्य योजनाएं थीं? बुजुर्ग सोंग, क्या तुमने कभी स्पिरिट एरे को गोली बनने के क्षण में गोली में परिष्कृत करने के बारे में नहीं सोचा है? गोली नस, इसे सीधे शब्दों में कहें, एक संघनित स्पिरिट एरे से ज्यादा कुछ नहीं है, अन्यथा यह इतनी देर तक एक गोली की औषधीय क्षमता को कैसे बनाए रख सकता है? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। एक स्पिरिट एरे को गोली में परिष्कृत करना। जोवे की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने खुद से बड़बड़ाया। इस क्षण वह बेड़ियां और बाधाएं जो उन्हें इतने वर्षों से बांध रही थी, एक तेज हथियार से फटी हुई लगी, जिससे उन्हें एक व्यापक दुनिया देखने की अनुमति मिली। इस दुनिया में वह स्वतंत्र रूप से बेरोकटोक उड़ सकते थे। रसायनियों को रसायन विद्या करते समय स्पिरिट एरे का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी और कलाकृति शोधक को भी कलाकृति शोधन करते समय स्पिरिट एरे का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी। कई बुनियादी स्पिरिट एरे समान थे, लेकिन प्राचीन काल से स्पिरिट एरे को रसायनियों और कलाकृति शोधकों दोनों द्वारा शोधन प्रक्रिया के सहायक के रूप में माना जाता था। शोधन प्रक्रिया के दौरान स्पिरिट एरे की शक्ति के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों को पूरी तरह से एकीकृत किया गया था, जिससे उन्हें अपना चरम प्रभाव